अरे आ जाए एक बार यार, इससे नहीं हो रहा है अभी। देखना आवाज आ रही ना। नमस्कार साथियों, कपिल कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि अपना आज का टाइटल है, जूनियर अकाउंटेंट की महामैराथन क्लास बिजनेस स्टडी और बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर हम आज यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। आज अपन उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे जो या तो पिछले एग्जाम में जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड या फिर कॉमर्स से इन टॉपिकों से रिलेटेड आ चुके हैं, या फिर आने वाले हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये बिजनेस मैनेजमेंट के पर्पज से। अगर देखा जाए एग्जाम के पर्पज से तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इन क्वेश्चनों से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जो पहला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपका अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अपना है कि किस डेविस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संचार अवरोध नहीं है। इन्होंने क्या पूछा है कि संचार का अवरोध नहीं है, यानी कि अपना जो टॉपिक था कम्युनिकेशन, उसमें बाधाओं पे अपन ने बात की थी। तो बाधाओं की जहां बात कर रहे थे अपन, बाधा दो प्रकार की थी, यानी बाधा के बारे में अपन ने पढ़ा था। भौतिक बाधा यानी कि शोर ध्वनि किसी प्रकार का बाधा के रूप में जब कार्य करे तो वो कैसी बाधा कहलाएगी, भौतिक बाधा कहलाएगी, यानी आसपास के वातावरण की जहां बात थी। फिर अपन करते हैं व्यक्तिगत रूप से, यानी व्यक्तिगत रूप से देखें तो सुनने की अक्षमता से संबंधित हो गया, और दूसरा है भाषाई या भाषा, और तीसरा अपन करें सांस्कृतिक से बात। ये चारों क्या है, इसने पूछा है नहीं के परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि नहीं है। और यहां पे अपने क्या मिल रहा है, भौतिक बाधा क्या होती है, बाधा होती है। कैसी होती है, बाधा मानी जाती है, व्यक्तिगत बाधा भी मानी जाती है। तो अपने ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और जो भाषाई अवरोध है इसको भी बाधा के रूप में माना जाता है। तो अपना जो आंसर होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर अपना होगा बी। इनको अपन क्या करेंगे, ये भाषाई बाधा, व्यक्तिगत बाधा और भौतिक बाधा, ये सारे बाधा में गिने जाते हैं। क्योंकि अपन बात करें जब व्यक्तिगत बाधा की, तो मैंने कहा अभी अक्षमता की बात, सुनने की जो अक्षमता की बात आती है या समझने की शक्ति की बात आती है, वो कहाँ आती है, व्यक्तिगत अवरोध में आती है। जो भौतिक अवरोध, आसपास के वातावरण में जितना भी शोर हो रहा है वो किसमें गिना जाता है, वो गिना जाता है, यानी कि अपन जिस संदेश को सुनना चाहते हैं वो किसे या भेजना चाहते हैं, उसमें भौतिक अवरोध की बात आती है। लेकिन जब अपन भाषाई अवरोध या सांस्कृतिक अवरोध की बात करते हैं तो भाषा का, जैसे कि आज यहाँ पे अपने नॉर्थ में अलग भाषाएं बोली जाती है, साउथ में अलग भाषाएं बोली, तो वहां पे कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करेगा, संदेश का आदान प्रदान करेगा, तो वहां पे जो बाधा उत्पन्न हो सकती है, बाधा के रूप में क्या हो सकती है, भाषा बाधा के रूप में उत्पन्न हो सकती है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, यह राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रौद्योगिकी अवरोध। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से किस संगठन का एक आंतरिक संचार माध्यम है। इन्होंने पूछा है क्या, आंतरिक संचार का माध्यम की बात की है। अब आंतरिक संचार कैसा होता है, यानी कि जब अपन करें औपचारिक संचार की बात करें, यानी कि फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। अब उसमें क्या होता है भाई, या तो जैसे अपन ने एक डेली ऑर्डर ने जो बनाया था कि ये तो क्या करेगा भाई, ये एक टॉप मैनेजमेंट का व्यक्ति है, ये इससे नीचे है अधीनस्थ है, ये इसका अधीनस्थ है, और डी इसके है, और ई इससे भी नीचे, यानी कि सुपरविजन में आता है। इधर के अपन ने माना था, इधर एम, इधर एल और इधर एन। तो अब ये व्यक्ति जब एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो एक ऐसा कम्युनिकेशन कहलाएगा, ये इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। लेकिन जब ये इससे बाहर, इस संचार, इस संगठन से बाहर की स्थिति होती है तो वो कैसा कहलाता है, वो कहलाता है इनफॉर्मल। ये कैसा कहलाएगा, फॉर्मल, और वो कैसा कहलाएगा, इनफॉर्मल। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आंतरिक संचार का माध्यम कौन कौन सा है। भाई आंतरिक संचार में कौन कौन करेगा, भाई या तो कोई कर्मचारी करेगा या कोई उसका अधीनस्थ करेगा कम्युनिकेशन। अब यदि बाहर से के व्यक्ति से यदि किसी प्रकार का संदेशों का आवागमन होता है, यानी आदान प्रदान होता है, तो वो कैसा कहलाएगा, अनौपचारिक। अब अनौपचारिक और औपचारिक की स्थिति में अपन देख रहे हैं कि एक तो होता है अनौपचारिक, बाहर, संस्था से बाहर जब संप्रेषण किया जा रहा है। अब जब आंतरिक रूप से किया जा रहा है तो या तो नियोक्ता से होगा या फिर अधिकारी और कर्मचारी के बीच होगा। तो अपन देखते हैं अपने ऑप्शन में क्या दे रखा है कि नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच संवाद स्थापित करना, बिल्कुल सही बात है। कर्मचारियों की भर्ती करना, ये कहीं कम्युनिकेशन में नहीं आता है। सरकार के साथ बातचीत करना, भाई सरकार के साथ कैसा हो गया, ये तो अनौपचारिक हो गया। यदि सरकार के साथ आप बात कर रहे हैं तो ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये बात कर रहे हैं किसकी, सरकार के साथ अनौपचारिक की, अनौपचारिक संप्रेषण। ये किसकी बात हो गई, अनौपचारिक संप्रेषण की बात हो गई।
लेकिन जहां अपन बात कर रहे हैं कि निवेशकों के साथ संप्रेषण, यदि निवेशकों के साथ भी संप्रेषण किया जा रहा है तो निवेशक भी किस में आते हैं, अनौपचारिक में आएंगे, भाई इनफॉर्मल में आ जाएगा, ये भी यहां भी अनौपचारिक कर रहा है। और ये पूछ क्या रहा है अपन से, ये पूछ रहा है कौन सा, औपचारिक संप्रेषण की बात कर रहा है, तो अपने साथ हो जाएगा नियोक्ता या कर्मचारियों के बीच संवाद स्थापित करना। राइट आंसर अपना माना जाएगा, ए राइट आंसर रहेगा। तो बात आती है जहां आंतरिक की बात की, जैसे अपन ने भाई संचार दो भागों में बांटा, औपचारिक और अनौपचारिक, तो जो औपचारिक में जो आता है वो होते हैं आंतरिक संप्रेषण, और जब बात आती है अनौपचारिक की तो वहां होता है बाह्य संप्रेषण। बाह्य संप्रेषण का मतलब सरकार से, नियोक्ता से या किसी सामाजिक संगठन से या अन्य किसी संगठन से जब संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है तो वह कैसा कहलाता है, इनफॉर्मल कहलाता है। और फॉर्मल जब इंटरनल कम्युनिकेशन हो तो वो कैसा कहलाएगा, फॉर्मल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों में सुधार करता है और गैर मौखिक, और कौन सा है, गैर मौखिक संचार का प्रारूप है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने क्या पूछा है, एक तो निम्न में से दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों में, दूसरे व्यक्ति के साथ यानी कि बाहर की बातें कर रहा है, संगठन से बाहर के अनौपचारिक संप्रेषण की बात है यहाँ पे, और गैर मौखिक, दोनों चीजें हैं। एक तो भैया क्या है, इन्होंने नोटिस करोगे आप, अनौपचारिक और दूसरा क्या है, गैर मौखिक। अब बात आती है जैसे कि मॉडलिंग की बात करें, स्केप गोटिंग की बात करें या पैराडाइविंग की, अब इसका जो आंसर माना जाएगा, क्या माना जाएगा, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन्होंने क्या है, गैर मौखिक रूप से, गैर मौखिक रूप से और अनौपचारिक दोनों चीजें कहां पे मिल रही है, मिररिंग की बात कर रहा है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में विषय वस्तु को शब्दों, कार्यों और तस्वीरों जैसे संकेतों में बदलना कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, भाई कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी। हमने जब कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस पढ़ी थी तो सबसे पहले कौन होता है, एक होता है सेंडर, सेंडर मैसेज सेंड करेगा, सेंड करने के बाद आती है एनकोडिंग की प्रोसेस, क्या आती है, एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद में क्या आता है, मीडियम आता है, किस माध्यम के द्वारा संचार भेजना चाहता है, और मीडियम के बाद की बात आती है डिकोडिंग, और डिकोडिंग के बाद आता है कौन, रिसीवर, यानी कि जो मैसेज रिसीव कर रहा है। अब जब ये प्रक्रिया जहां होती है, यहां पे क्या किया जाता है, चाहे तो कोई चित्र हो या कोई संकेत हो, उसको क्या किया जाता है, एनकोडिंग किया जाता है, यानी कि सांकेतिकरण, उसको एक संकेत में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जैसे अपन संकेत भेज रहे थे, स्माइली का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से कोई ऐसा संदेश जो नहीं है कि अपने शब्दों को किसमें तारे, संकेतों में तारे, तो ये क्या बात कर रहा है, शब्दों, कार्यों और तस्वीरों जैसे संकेतों में बदलना। संकेत में किसके माध्यम से बदलेगा, बदल कौन रहा है, सेंडर के द्वारा जो प्रोसेस की जाती है एनकोडिंग की। एनकोडिंग के बाद आते हैं माध्यम, माध्यम आप कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, लिखित माध्यम से, मौखिक माध्यम से, किस माध्यम से करना चाहते हैं। फिर बात आती है डिकोडिंग, यानी कि वो रिसीवर किस रूप में उसको समझ रहा है। तो यहां जो पहला अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। एनकोडिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, वो क्या बदलती है, बदलना प्रक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एनकोडिंग प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन अपना, कौन सा एक संवाद में एक हस्तांतरण अवरोध है। वही बात है, एक संवाद में एक हस्तांतरण का अवरोध यानी बाधा का काम करता है। पहला अपना ऑप्शन है विषय की अपर्याप्त जानकारी, हो सकता है ये भी, भाई अवरोध तो एक संवाद में, लेकिन उन्हें पूछा है एक संवाद में एक हस्तांतरण अवरोध की बात करता है। फिर बात आती है विरोधाभासी संदेश की, अधिभार सूचना की और प्राप्तकर्ता के लिए संवेदनशीलता की कमी। हो सकता है कि विषय की अपर्याप्तता की जानकारी भी हो सकता है, विरोधाभासी संदेश की बात भी आ सकती है, अधिभार सूचना। लेकिन सबसे जो मुख्य आपको मानना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं अपन उनका तुलनात्मक देखेंगे कि सबसे ज्यादा विरोधाभासी कौन सा है, विरोधी कौन सा है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, बाधा की बात की है, अवरोध की बात की है। तो सबसे ज्यादा जो क्या आएगा, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि यदि विरोधाभासी संदेश है तो वो क्या हो जाएगा, एक बाधा का काम करेगा। सबसे ज्यादा बाधा कौन उत्पन्न कर सकता है, जब एक प्रेषक किसी रिसीवर को कोई मैसेज देना चाहता है और उसमें विरोधाभास ये है कि वो समझा ही नहीं पा रहा, अपनी भावनाओं को, अपने समय को वो समझा नहीं पा रहा है, किसको, रिसीवर को, कि वो कहना क्या चाहता है। तो सबसे बड़ी बात क्या थी, सबसे जो मुख्य अवरोध है, मुख्य बाधा क्या होती है, विरोधाभासी संदेश की बात आती है। यानी कि वो कुछ पूछना चाह रहा है, वो समझ कुछ आ रहा है, वो फीडबैक में कुछ दे रहा है, तो ये क्या होता है, एक विरोधाभासी या भ्रम की स्थिति होती है, वो सबसे मुख्य बाधा में गिना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अंगूरी लता का एक प्रकार है, भाई कौन सा प्रकार है। जब अपन ने बात की थी फॉर्मल और इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल कैसा है, अपन ने जब डायग्राम के माध्यम से पढ़ाया था कि जो फॉर्मल होता है उसका तो डायग्राम ये बनता है, और जब बात अपन ने की थी इनफॉर्मल की बात की थी, तो इनफॉर्मल में अपने डायग्राम बनाया था
यह कि इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है किसी प्रकार का, ये कहीं भी जा सकता है, कहीं भी। मतलब इसका कौन सा माना जाता है? अंगुरीलिता माना जाता है। और अंगुरीलिता को क्या कहा जाता है? अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। अनौपचारिक का मतलब जैसे कि हम थड़ी पे बैठे हुए, संगठन से बाहर की बातें, यानी कि अपन थड़ी पे बैठे हैं, या परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, जहां कोई भी ऐसी बात हो, या अधिकारी और अधीनस्थ का जो संबंध है वो जहां पे खत्म हो जाता है, वो संप्रेषण कौन सा संप्रेषण कहलाता है? अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सा संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने हेतु एक सुझाव नहीं है? इन्होंने क्या कहा है कि सुझाव नहीं है। भाई उनकी बाधा को दूर करने का एक सुझाव नहीं है पूछा है इन्होंने। तो नहीं में अपन देखते हैं कि संगठन की संरचना, भाई संगठन की संरचना तो होगी ना। भाई जब आप क्या कर रहे हैं कि बाधा की बात कर रहे हैं, बाधा को दूर करना है, संप्रेषण की बाधा, तो संगठन की संरचना को जो सुधारात्मक जो कार्रवाई होती है वो किस में गिनी जाती है? सुझाव में गिनी जाती है। भाई कार्य स्थिति को भी गिना जाता है, सूचना में अति भार को भी गिना जाता है। और बात करें अपन संगठन की संरचना को गिना, और गिना कौन सा नहीं जाता? व्यक्तिगत जो संरचना है वो नहीं गिनी जाती। तो अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, देखो ये काफी बार पूछा जाता है कि संप्रेषण जो कम्युनिकेशन शब्द है किससे लिया गया, यानी कम्युनिस्ट किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। और इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि जो कम्युनिस्ट शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? हिंदी में सामान्य अर्थ में लिया जाता है इसका प्रयोग। सबसे ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो हर एग्जाम में 3-4 बार देखने को मिलेगा आपको। कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, स्कूल कॉलेज लेक्चरर हो, कोई सा भी पेपर हो, ये जो जहां पे कम्युनिकेशन जो अगर टॉपिक है वहां पे एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। बिल्कुल इजी है, लेकिन अपने को कभी कभी इस चीजों में कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि अपन समझ जल्दी में, या तो फिर नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं अपन। तो अपने को इन चीजों को, ये छोटे जो क्वेश्चन है जितने भी, उनको ध्यान में रखते हुए ही करना है। तो इसका अर्थ क्या था? कम्युनिस्ट जो शब्द था उसका अर्थ क्या है? सामान्य है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अनौपचारिक संप्रेषण यानी अंगुरीलिता संप्रेषण को के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? भाई अंगुरीलिता रूप में जाना जाता है और अफवाह मील के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा सी, क्योंकि जो संगठन से जो बाहर की बातें होती हैं वो लगभग इसमें जो अनौपचारिक संप्रेषण की बात करें विशेषताओं में, इसको क्या कहा जाता है? अफवाह की तरह फैलता है। ये अफवाह इतनी जल्दी, यानी कि इसकी गति इतनी तेज होती है कि इसके कोई भी मतलब अस्तित्व, इसका औचित्य तो होता ही नहीं है। अब बातें जब संगठन से बाहर की हो रही है, अधिकारी अधीनस्थ का कोई संबंध नहीं है, वहां पे कोई मतलब डायग्राम नहीं है कि किसी के माध्यम से जब बात एक व्यक्ति के माध्यम से अधीनस्थ से अधिकारी की जाएगी, अधिकारी से टॉप मैनेजमेंट के पास जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि उसकी गति में कोई अवरोध पैदा होगा। अब यहाँ तो गति इतनी तेज होती है, अफवाह इतनी तेजी से फैलती है, और इसलिए इसे कहा जाता है कौन सा? अफवाह मील और संप्रेषण, अंगुरीलिता संप्रेषण। किसको? अनौपचारिक संप्रेषण को। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, मौखिक जो संचार है कि विभिन्न कंपनियों को कमी की बात कर रहा है, कौन सा एक शामिल नहीं है? यानी कि मौखिक संचार में, अब मौखिक संचार में क्या कर भाई, आप या तो अच्छे से भाषाई अवरोध की बात आती है, आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे या किसी चीज को समझा नहीं पा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले बात आती है क्या कि रिकॉर्ड रखना मुश्किल है। किसकी बात कर रहा है? एक शामिल नहीं है। कमी में, बाधा में, भाई रिकॉर्ड को शामिल रखना मुश्किल है। व्यक्तिगत संपर्क की स्थापना, बिल्कुल सही है। शुद्धता व औपचारिकता में कमी, और बड़े समूह लंबे संप्रेषण हेतु अनुपयुक्त होते हैं। अब ये क्या बात कर रहा है? शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, व्यक्तिगत संपर्कों की स्थापना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि संचार कम्युनिकेशन एक व्यक्तिगत से दूसरे व्यक्ति सूचनाएं तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक समझ या सूचनाएं पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया था? भाई किसने दिया था? यह कथन कीथ डेविस के द्वारा दिया गया था। कीथ डेविस ने क्या कहा था कि कम्युनिकेशन क्या है? भाई अपने विचारों को, सूचनाओं को, या अपनी जो संवेदन, इमोशंस हैं, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करें, निम्न में से कौन सी संचार की विशेषता नहीं है? लगभग जो क्वेश्चन है नहीं में पूछे जाते हैं, और यहीं पे अपने को प्रॉब्लम होती है। कंफ्यूजन जो शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है? नहीं से होता है, क्योंकि कई बार अपन पढ़ लेते हैं उसको है, यानी कि है, और अपने को जो ध्यान देने की बात है नहीं है पूछ रहा है ये कि संचार की विशेषताएं नहीं है। अब कौन सी नहीं है? भाई संचार की विशेषता में अपन ने देखा था
क्या होगा, एक तो एक द्विमार्गी होती है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जो हमेशा चलने वाली होती है। इसका उद्देश्य होता है किसी अमर संदेश का, जैसे अपन ने पढ़ा था कि विज्ञापन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, वैसे ही संदेश का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। दूसरी बात क्या थी, व्यवस्थित प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती रहती है, कभी भी निरंतर रूप से चलती रही, और द्विमार्गी होती है। अब इसमें देखते हैं अपनी विशेषताओं में क्या क्या शामिल है। ये एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, द्विमार्गी प्रक्रिया है बिल्कुल। इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, ये भी सही है। और यह एक अव्यवस्थित प्रक्रिया है, पहला तो यही गलत निकला। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, यह निरंतर और सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन यहां क्या आ जाएगा, यहां एक आ जाएगा व्यवस्थित, क्या आ जाएगा, व्यवस्थित प्रक्रिया है, व्यवस्थित प्रक्रिया है। यहां पे क्या अपना जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गलत ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन यह है सी, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है, विशेषता नहीं है मैं पूछा है, बल्कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, बल्कि अव्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है, तो अपना राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। अंतिम चरण क्या होता है, जब संप्रेषण की प्रक्रिया पढ़ी थी अपन ने, तो सबसे पहले क्या कौन होता है भाई, प्रेषक होता है, संदेश भेजने वाला। सबसे पहले कौन होता है, एक प्रेषक होता है जो संदेश भेजेगा। उसके बाद क्या होता है, एनकोडिंग की बात आती है, किसकी, एनकोडिंग प्रोसेस होती है। एनकोडिंग के बाद आता है माध्यम की बात आती है, किस माध्यम के द्वारा किया जाएगा। दूसरी बात ये डिकोडिंग की बात आती है, डिकोडिंग की बात आती है। और डिकोडिंग के बाद आता है कौन, रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्तकर्ता। और संदेश प्राप्तकर्ता के बाद आती है किसकी, फीडबैक या प्रतिपुष्टि की बात आती है, फीडबैक या अपन बात करते हैं। तो अंतिम चरण, पहला चरण क्या है, पहला चरण क्या है भैया, प्रेषक सेंडर की बात कर रहे हैं। फिर बात आती है एनकोडिंग की बात आती है। एनकोडिंग के बाद, एनकोडिंग में क्या किया जा रहा है, संकेतों को यानी कि जो चित्र है, शब्द है, उनको संकेतों में बदला जाए। माध्यम की माध्यम कोई सा भी हो सकता है। फिर आती है डिकोडिंग की परिभाषा 3, चौथा, पांचवा कौन है, प्राप्त करता है। और छठा जो प्रक्रिया का भाग है वो है क्या, प्रतिपुष्टि या फीडबैक। अब देख लो अपने पास कौन सा है, इन्होंने पूछा अंतिम चरण, ये तो भैया पहला होगा प्रेषक। तो प्राप्तकर्ता कौन सा है, प्राप्तकर्ता पांचवा है। संकेतार्थीकरण कौन सा है, संकेतार्थीकरण अपना है एनकोडिंग मतलब तीसरा। और जो प्रतिपुष्टि है ये कौन सा है, छठा है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा, यानी कि फीडबैक प्रतिपुष्टि, यानी कि जो समझ में आया। अब रिसीवर ने क्या किया कि मैसेज को प्राप्त किया, अब मैसेज प्राप्त करने के वो पास किसके पास भेज रहा है, फीडबैक या प्रतिपुष्टि के रूप में सेंडर के पास भेजेगा कि हाँ जो समझाना चाह रहे थे, यानी कि हाँ या ना में। जैसे कि मैंने आपसे पूछा क्या आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, क्या आपने इसको क्या कर दिया, आपको सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, या फिर यह लाइक या सब्सक्राइब या शेयर किया है नहीं किया, तो आपने यस में आंसर दिया। इसका मतलब मैंने आपसे पूछा और आपने मुझे फीडबैक दिया, तो ये क्या कहलाएगा, फीडबैक कहलाएगा। तो लास्ट जो इसका अंतिम चरण होता है, कम्युनिकेशन का जो अंतिम चरण है वो क्या है, फीडबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है। संप्रेषण का उद्देश्य, अब सबसे मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, संप्रेषण कर रहा हूं, ये कम्युनिकेशन अपनी दो भाई आप हो और मैं हूं, अपने बीच क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन में देखते हैं, सूचना देना। सिर्फ सूचना देना ही तो मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता कि मैं ये सूचना तो मैं आपको किसी भी माध्यम से दे सकता था, यानी भाई हम यहाँ से हमारे लाइव चैनल के द्वारा आपको सूचना देते हैं कि हाँ हमारी क्लास ये शुरू हो रही है हमारी, है ना, 5 बजे हमारी क्लास स्टार्ट, ये तक सूचना के रूप में माना जाता। लेकिन दूसरी बात है सूचना लेना, सूचना लेना भी नहीं हो सकता, एक ही उद्देश्य नहीं हो सकता कि सूचना लेना हो या फिर देना हो। बात आती है विवादों की, विवाद का तो कोई विवाद सुलझाना, विवाद सुलझाने के लिए संप्रेषण थोड़ी किया जाएगा। अब बात आती है समझ उत्पन्न करना, अब तो राइट आंसर अपना हो जाएगा सी, समझ उत्पन्न करना, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच जब कम्युनिकेशन होगी, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग का बनाना, या अंडरस्टैंडिंग की बात करें या फिर समझ उत्पन्न करना, तो राइट आंसर अपना होगा सी, राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न में से किस संचार के द्वारा सिद्धांत की अवहेलना होती है। तो किसके द्वारा होती है अवहेलना, जब अधोगामी संप्रेषण, यानी कि अपन ने पढ़ा अधोगामी कौन सा होता है, जब ऊपर से नीचे की ओर आता है, जब अधिकारी से अधीनस्थ की ओर होता है, जो कौन सा कहलाता है, डाउनवर्ड्स अपन कहते हैं इसको। कौन सा संप्रेषण, डाउनवर्ड्स की बात करता है। जब उधरगामी होता है, यानी कि जब नीचे से किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसे कौन सा कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहता है इसे, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होता है, जो डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स में क्या आते हैं भाई, या तो आदेश आएंगे किसी प्रकार के, या कोई सूचना होगी, या लिखित क्या होगी,
सूचना आएगी इसमें। और जब बात आती है अपवर्ड्स की जाती है, तो अपवर्ड में या तो कोई रिपोर्ट होगी, क्या होगी, कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई शिकायत हो सकती है, कोई सुझाव हो सकता है। ये किस में माना जाता है, ये अपवर्ड्स में, यानी कि ऊर्ध्वगामी की बात आती है। लेकिन जब अपन समतल या क्षैतिज की बात करते हैं, तो समतल क्षैतिज की बात करें अपन जैसे, तो यहां पे जब ए किससे बात कर रहा है, बी से कर रहा है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये अपन ने बात की उत्पादन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और ये कौन सा है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। ये दोनों जब विभाग अध्यक्ष बात करें, यानी कि एक विभाग का अध्यक्ष और दूसरे विभाग का अध्यक्ष एचओडी बात कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार से कोई सहकर्मी बात कर रहा है यानी दूसरे विभाग का, तो ये कैसा कहलाता है, समतल या क्षैतिज कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन जब विकर्णीय की बात आती है, यानी कि अनौपचारिक संप्रेषण में गिना जाता है वैसे तो, लेकिन जब विकर्णीय संचार आता है, विकर्णीय संचार आता है, आड़ा तिरछा जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसने क्या पूछा है कि सिद्धांतों की वहां अवहेलना होती है। कौन से में, विकर्णीय संचार में। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर माना जाएगा। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और समतल क्षैतिज की बात करें, ये किस में गिने जाएंगे, ये आंसर में नहीं होंगे। तो अपना राइट आंसर जो माना जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा अपना सी राइट आंसर होगा, विकर्णीय संचार, जिसमें सिद्धांतों की अवहेलना की जाती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि संचार का कार्य जटिल होने के कारण है। भाई किसी भी संप्रेषण का जटिल होने का कारण क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि श्रम संघों का विस्तार और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना। भाई अब जब कॉम्प्लेक्स कब आता है कि भी किसी भी कम्युनिकेशन में, जब कॉम्प्लेक्स कब, या तो फिर बहुत बड़ा संचार, बहुत बड़ा माध्यम क्या अपने पास क्या हो, क्षेत्र हो, तो संचार की स्थिति में अपन कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई बाधा हो, भौतिक बाधा हो, व्यक्तिगत हो, भाषाई बाधा हो, या फिर सांस्कृतिक यदि बाधा आती है, तो क्या होता है उसमें बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। कम्युनिकेशन में क्या आते हैं, बैरियर्स आते हैं। लेकिन जब बात अपन की पूछ क्या रहा है अपने से, कॉम्प्लेक्स कब होता है। भाई कम्युनिकेशन में कॉम्प्लेक्स कब आता है, कॉम्प्लेक्स का मुख्य खोज क्या है, कारण क्या है, तो सबसे पहले आता है कि श्रम संघों का विस्तार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व तो बिल्कुल होता है। भाई श्रम संघ का यदि विस्तार रहेगा, यदि एक यूनियन है, एक कंपनी में एक यूनियन है, तो उससे आसानी से बात की जा सकती है। लेकिन वहीं यदि 5 यूनियन उस कंपनी में काम कर रही है, तो उनमें मतभेद होना जरूरी है। भाई विचारों की वैचारिक भिन्नता तो पाई जाएगी। अब वैचारिक भिन्नता के कारण हर व्यक्ति से कम्युनिकेशन करना कितना कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पहला तो अपन मान सकते हैं कि श्रम संघों का विस्तार बिल्कुल, और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना। तकनीकी जटिलताएं ये भी कारण होती हैं, और संगठनों के बढ़ते आकार, ये सारे क्या है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। भाई जो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे पूछा है इन्होंने कि संप्रेषण में यानी कम्युनिकेशन में कॉम्प्लेक्स कब आएगा, तो कब का कारण है कि श्रम संघों का यदि विस्तार होगा और उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना हो, है ना, तकनीकी जटिलताएं हो, भाई तकनीकी जो टेक्निकल जो कॉम्प्लेक्स है, या फिर संगठन के बढ़ते आकार, ये सारी चीजें क्या है, ये कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करती हैं। तो आंसर अपना क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संचार को संप्रेषित करने का साधन क्या है। अब बात आती है किसी भी प्रकार का कोई संदेश है, उसको अपने को किसी को भेजना है, तो उसका क्या संचार को संप्रेषित करने के साधन है। भाई तार टेलीफोन के द्वारा अपन भेज सकते हैं, ठीक है, रेडियो टेलीविजन के द्वारा या टेलेक्स के द्वारा, किसी के माध्यम से। तो आंसर ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि इतना इजी आए, आपसे पूछा जाए कि सारे के सारे आपने 25 के 25 क्वेश्चन अपने सही हो जाएं, और अपने को यही लक्ष्य बनाना है कि अपने सारे क्वेश्चन, यानी अपन हर क्लास में उन क्वेश्चनों को, या तो जो पिछले एग्जाम में आए हुए, या फिर उन टॉपिकों में यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है वो छोटे लगे हैं आपको, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि काफी बार पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट किससे लिया गया है, इसका अर्थ क्या है सामान्य अर्थ में, तो वही बात है कि इसके साधन कौन, जैसे यहाँ अगर कोई ऑप्शन और कुछ दे देता तो अपन क्या करते और वहां अपन उपयुक्त सभी कर देते, तो अपना क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो ये चीजें ध्यान रखने की बात है कि अपने पास ऑप्शन में सबसे पहले जो अपने को डिकोड करना है, जो अपने को डिकोडिंग करने की बात है वो करना है, ऑप्शन को डिकोड करना है। ऑप्शन को जरूर पढ़ना है कि ढंग से पढ़ना है कि ऑप्शन में दिया हुआ क्या है। हो सकता है ऑप्शन में भी तुलनात्मक अध्ययन हो, यदि ऑप्शन जो सबसे जैसे विरोधाभासी की स्थिति आती है, जब अपन ऑप्शन देखते हैं उसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है कि सबसे अच्छा ही कौन सा है, तो ऑप्शन में भी कभी कभी तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संचार प्रक्रिया का सरलतम स्वरूप कौन सा है। भाई सबसे सरलतम स्वरूप कौन सा माना जाता है। भाई यदि सबसे पहले तो बात है ना, प्राप्तकर्ता, संदेश और प्रेषक, उल्टा तो हो नहीं सकता।
कि सबसे सरलतम रूप की बात कर रहा है कि पहले कौन आएगा, पहले रिसीवर आएगा, रिसीवर फिर ये संदेश है और ये किसको दे रहा है, प्रेषक को दे रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर बात कर रहा है ये प्रेषक की और संदेश की और प्राप्तकर्ता की, ये तो राइट माना जाएगा। संदेश हो पहले, फिर उसको प्रेषक है, फिर प्राप्त करता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उपयुक्त छवि, तो अपना जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पहले जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले कौन आएगा, सेंडर आएगा। सेंडर करने के बाद कौन आएगा, इनकोडिंग की बात करते हैं, एनकोडिंग के बाद मीडियम की बात की जाती है, फिर डिकोडिंग आता है, फिर रिसीवर आता है और फिर फीडबैक आता है। तो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर अपना बी हो जाएगा। WH वाइट के अनुसार संचार का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, कौन सा है सबसे बड़ा शत्रु, ये किसने कहा है, ये WH वाइट की बात है, इनके अनुसार पूछा इन्होंने। भैया शिक्षा तो नहीं हो सकती सबसे बड़ा शत्रु, प्रचार भी नहीं हो सकता और नेतृत्व भी नहीं हो सकता, तो सबसे जो बड़ा शत्रु क्या माना जाएगा, राइट आंसर भ्रम। जब भ्रम की स्थिति होती है, जब इल्यूजन होता है, यानी मैं आपको संदेश में बताना कुछ और चाह रहा हूं लेकिन आप कुछ समझ और कुछ पा रहे हैं, यानी कि आप भ्रम की स्थिति में है, तो ये क्या है कि जो अपने बीच कम्युनिकेशन का जो रिलेशन है उसमें सबसे बड़ा जो शत्रु है या सबसे बड़ी बैरियर की बात करें वो क्या होता है, भ्रम की स्थिति होती है, विरोधाभासी की स्थिति होती है, वो क्या कहलाता है, सबसे बड़ा शत्रु कहलाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया को प्रभावी माना जाएगा, कब माना जाएगा, भाई संचार प्रक्रिया को प्रभावी कब माना जाएगा, ये क्या पूछ रहा है कि जब एक संचार प्रक्रिया प्रभावी कब होगी, जब प्राप्तकर्ता ने उसी अर्थ में समझ लिया हो, भाई सबसे बेस्ट है। तो जैसे मैंने आपको संदेश भेजा और आपने उसी अर्थ में समझाओ, ये तो सबसे अच्छी बात है। तो ये तो क्या है कि संचार प्रक्रिया प्रभावी मानी जाएगी, भाई जब जो सेंडर जो मैसेज देना चाह रहा है, रिसीवर उसी भाषा में उसी रूप में उसको ले रहा है, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो ये क्या उसका, यदि अपन मानेंगे कि अपना संदेश भेजना क्या हुआ, सफल हुआ, संदेश पहुंच गया हो, ये तो नहीं है कि संदेश पहुंचना ही क्या माना जाता है, संदेश की सफलता मानी जाए कि अपना जो संदेश भेजना क्या है, सिर्फ पहुंच गया, अपना संदेश सफल हुआ, प्राप्त करना देने स्वीकार कर लिया हो, ये भी नहीं हो सकता, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहला जो अपना राइट आंसर क्या होगा, प्राप्तकर्ता ने, यानी कि जो रिसीवर ने आप जिस अर्थ में उसको भेजना चाह रहे हैं उसी अर्थ में स्वीकार किया, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ए। नेक्स्ट अपन बात करें कि संचार क्या है, संचार क्या है, भाई एक सतत प्रक्रिया है, व्यवस्थित प्रक्रिया है, द्विमार्गी प्रक्रिया, राइट आंसर डी। संप्रेषण की पूर्ति में प्रमुख बाधा का काम क्या करती है, बाधा की बात की है इन्होंने, भाई संप्रेषण की जब पूर्ति होती है तो बाधा का काम क्या करती है, भाषा की भिन्नता बिल्कुल बाधा का काम करती है, भाई ये तो बाधा का काम करेगी, भाषा की भिन्नता या सारा जो सांस्कृतिक भिन्नता है वो किसमें गिने जाते हैं, बाधा में गिनते हैं। पूर्वग्रह, यदि पहले से आपने कुछ चीजें सोच रखी है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के संबंध, भाई पूर्वग्रह तथा प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच जो संबंधों की जो स्थिति है, यदि उनके संबंधों में कड़वाहट है तो कैसे संप्रेषण पूरा हो पाएगा। भौगोलिक दूरी बिल्कुल बाधा में गिनी जाती है, भ्रम और तकनीकी बाधाएं, तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि जब उच्च अधिकारियों से नीचे के कर्मचारियों की ओर संचार का प्रवाह होता है, यानी कि उच्च अधिकारियों से बोल रहा है नीचे के अधिकारियों की ओर, यानी कि अधिकारियों से अधीनस्थों की ओर, यहां पे कौन है, अधिकारी है, और यहां पे कौन है, अधीनस्थ है, यानी कि यहां टॉप मैनेजमेंट बैठा हुआ है और यहां पे कौन बैठा हुआ है, सुपरवाइजर बैठा हुआ है। अधोगामी संचार कहलाता है। कौन सा संचार कहलाएगा, ये संचार जो कहलाएगा अधोगामी। अधोगामी को कौन सा बोलते हैं अपन, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स की बात करते हैं। संचार की विधि हो सकती है, इस प्रकार के संचार की वृद्धि हो सकती है, भाई इसमें क्या क्या चीजें, सबसे बड़ी बात होती है इसमें क्या क्या शामिल होगा। तो मैंने आपको बताया था, या तो कोई आदेश, लिखित आदेश हो सकता है, किसी प्रकार की लिखित सूचना हो सकती है, या किसी कोई वार्षिक प्रतिवेदन हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि वार्षिक प्रतिवेदन, पोस्टर व सूचना और लिखित सूचना की बात, ये लिखित आदेश, तो राइट आंसर क्या होगा अपना, डी होगा। क्योंकि अपन ने जब बात की थी कि अधिकारी से जब अधीनस्थ की ओर जो संप्रेषण होता है तो या तो उसमें लिखित आदेश होगा या फिर कोई लिखित सूचना हो सकती है, वार्षिक प्रतिवेदन में यानी कि कोई रिपोर्ट मांगी जा सकती है। अब जब अपन बात करें यदि अधिगम में, यदि ऊपर से यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होगा, तो नीचे से ऊपर की ओर क्या हो सकता है, या तो कोई रिपोर्ट जाएगी, या फिर कोई शिकायत जाएगी,
और या फिर किसी चीज का सुझाव जा सकता है। क्या जा सकता है? सुझाव जा सकता है। तो ये जो अधिगम होता है कौन सा होता है? ये यहाँ पे अधीनस्थ है, अधीनस्थ, और यहाँ पे अधिकारी बैठा हुआ है। यहाँ पे कौन है? अधिकारी है। तो ये जो कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा? अपवर्ड्स कहते हैं इसको, उधरगामी, अपवर्ड्स कम्युनिकेशन, उधरगामी संप्रेषण का अपना। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसमें वार्षिक प्रतिवेदन भी मांगा जा सकता है, लिखित सूचना भी मांगी जा सकती है, पोस्टर और सूचना पट भी। अगला अपना क्वेश्चन है, जब संदेशों का प्रवाह उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों की ओर किया जाता है तो ऐसे संप्रेषण को क्या कहा जाएगा? अभी जैसे बताया आपको, क्या कहा जाएगा? अधोगामी संप्रेषण, यानी कि डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन। कौन सा कहलाएगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों और भावनाओं का विनिमय है, यह कथन किसने कहा था? भाई क्या, जैसे किथ डेविस की बात की थी अपने, किथ डेविस ने क्या कहा था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य संदेशों, विचारों और भावनाओं का संप्रेषण क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? संप्रेषण कहलाएगा। भाई संदेशों का पहुंचना है, हस्तांतरण करना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। उन्होंने क्या कहा कि संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य। तो यहां पे आंसर क्या है? न्यूमैन और समर ने कहा था, यही परिभाषा इन्होंने दी थी। थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजिंग है दोनों की परिभाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो इसमें जो राइट आंसर अपना हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। अगली बात करें कि प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है, भाई किसी को आप प्रभावी संप्रेषण यानी कि प्रभावी रूप से आप संप्रेषण देना चाहें, यानी कि ऐसा संदेश जो सफल हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा, यानी कि जिस अर्थ में आप समझाना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति को, वो उसी अर्थ में समझ सके, तो ऐसा क्या कहलाएगा? आवश्यक क्या है? भाई सरल भाषा होनी चाहिए, उचित माध्यम होना चाहिए और समय अनुकूल होना चाहिए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि बात करें यदि मैं आपसे क्या करना, संप्रेषण करना चाहता हूं, वो प्रभावी कैसे रहेगा, अट्रैक्टिव कैसे होगा? भाई सरल भाषा में हो तो या तो मैं उर्दू बोलूं, या तो मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं आपसे, या फिर थोड़ा मोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स का अपन यूज करें, या फिर अब मैं अगर देसी भाषा में बात करूं तो आपको क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। मारवाड़ी में करूं या फिर मेवाड़ी भाषा में करूं, वागड़ी भाषा में करूं, तो वो समझ नहीं हो सकता। सरल भाषा का प्रयोग किया जाना है, क्योंकि बहुभाषीय है अपन, अपना देश क्या है? बहुभाषा का देश है। उचित माध्यम होना चाहिए, जैसे कि ये उचित माध्यम है। यदि मैं यही क्वेश्चन, यही क्लास यदि रेडियो पे लेके आता तो क्या आप उसको समझ सकते थे? नहीं समझ सकते थे। और समय अनुकूलता की बात है, समय अनुकूलता की, यदि ये दोपहर में 11 बजे चला जाए, ये मैराथन की क्लास दोपहर में 11 बजे चला जाए, क्या आपको लाइव देखने आएगा? तो नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या है कि सबसे पहला क्या है कि भाई ये सारी चीजें होना आवश्यक है, ये आवश्यक होता है। थोड़ा सा पानी दो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकार के संप्रेषण में, किस प्रकार के संप्रेषण में संदेह, भ्रम और आकांक्षाओं को निवारण उसी समय हो जाता है? भाई ऐसा कौन सा संप्रेषण है जिसमें जो समस्याएं हैं, जो बैरियर्स हैं, उनको उसी समय सुलझा लिया जाए? भाई लिखित रूप में आप में दे रहे हैं, अब लिखित रूप में आप जो संदेश भेजना चाहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास, तो वो तो फीडबैक आएगा तब पता लगेगा, यानी अपन लिखित रूप में दे रहे हैं। दूसरी बात आती है कि सांकेतिक रूप में हाँ या ना में दे रहे हैं, तो हाँ ना की तो बात ये है कि आप दूर बैठे हुए हो व्यक्ति से, आप सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हो, हाँ या ना में कर रहे हो, या फिर सिर हिला के बात कर रहे हो, तो बाधा तो दूर हो नहीं सकती वहां भी। तो बात आती है इनमें से कोई नहीं, यदि मौखिक रूप से आप आमने सामने बैठे हुए हैं, दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों पास में हैं और मौखिक रूप से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वहां पे जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी विरोधाभास हैं, वो सब दूर हो सकते हैं। कौन सा आ जाएगा अपना राइट आंसर? क्या माना जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, मौखिक संप्रेषण की बात की इन्होंने। एक प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए प्रभावी संप्रेषण? भाई एक मार्गीय, द्विमार्गीय या अप्रत्यक्ष होता है? कौन सा होगा भाई? जो प्रभावी संप्रेषण किसे माना जाता है? प्रभावी संप्रेषण वो माना जाता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो। भाई दो व्यक्ति का तो होना जरूरी है ना, भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है? अपना संदेश देना चाहता है, तो सबसे मुख्य बात क्या होगी इसमें? द्विमार्गीय होगा। कौन सा माना जाएगा इन ऑप्शनों के हिसाब से? यदि एक मार्गीय है तो प्रभावी नहीं माना जाएगा। बात की एक मार्गीय क्या है? प्रभावी नहीं माना जाएगा। द्विमार्गीय जो संप्रेषण है वो क्या माना जाएगा? प्रभावी माना जाएगा। हाँ, राइट आंसर अपना होगा बी। शारीरिक भाषा का उपयोग, शारीरिक भाषा का उपयोग किस प्रकार के संप्रेषण में किया जाता है? जैसे अभी बताया आपने
कि मौखिक रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से। अब अपन कॉमन सी बात है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग यानी किन के माध्यम से करते हैं, शारीरिक संकेतों के माध्यम से, या तो हाथ हिला के, या सिर हिला के, आंखों के माध्यम से, या गर्दन को ऐसे हिलाया, तो ये सारा क्या हो जाएगा अपना सांकेतिक भाषा संप्रेषण शारीरिक रूप से। राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। जब समान स्तर पर कर्मचारियों अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो इसे कहा जाता है, भाई समान रूप से, जब अपने ये यहां बात अपने की ये है, जब इस प्रकार का संप्रेषण किया जा रहा है, ये वाला जो संप्रेषण हो रहा है, तो ये संप्रेषण होता है, एक संप्रेषण होता है ये वाला जिसकी बात करें, ये तो कौन सा हो गया, ये कहां जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये कहां जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, अपवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे की ओर आ रहा है, ये संदेश यदि नीचे की ओर आ रहा है, कहां आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। और ये कैसा कहलाएगा, वर्टिकल, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो ये क्षैतिज जो समझ, यानी कि एक विभाग का अध्यक्ष अपन बात कर रहे थे, यानी कि इसमें क्या है कि एक विभाग का अध्यक्ष दूसरे विभाग के अध्यक्ष से बात कर रहा है, ए किससे बात कर रहा है, बी से बात कर रहा है, सी किससे बात कर रहा है, डी से बात कर रहा है। ये समान प्रकार के यानी कि समान स्तर के अधिकारी हैं, समान स्तर के प्रबंधक हैं, समान स्तर के कर्मचारी हैं। तो इनमें जब क्या किया जाएगा, कम्युनिकेशन होगा, तो ये कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन कहलाएगा, ये कम्युनिकेशन कहलाएगा समतल या संप्रेषण कहलाएगा। इसकी बात कर रहे थे, समतल या क्षैतिज कम्युनिकेशन कहलाएगा। निम्न में से कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है, क्या पूछ रहा है, कौन सी संप्रेषण की, भाई द्विमार्गीय तो होता ही है, यह गतिशील प्रक्रिया भी है, यह अव्यवस्थित, बस यही गलत है इसका। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। जब संदेशों का संप्रेषण अधीनस्थ और अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों के पास किया जाता है, यानी कि ऊपर, यानी कि नीचे से कहां जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसा संप्रेषण कौन सा कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है अपवर्ड्स कम्युनिकेशन कहलाता है। कौन सा, अपवर्ड्स, यानी कि उधरगामी, कौन सा कहलाएगा, उधरगामी संप्रेषण। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर होगा अपना ए। ऐसे क्वेश्चन जो सबसे मुख्य जो इसमें टॉपिक है, ये अपने पास आता है, जो संप्रेषण के जो प्रकार हैं, उधरगामी, अधोगामी, समतल या गोला या विकर्णीय, इस प्रकार के जो संप्रेषण के प्रकार हैं, ये अपने लिए इस टॉपिक में मोस्ट हो जाते हैं, और इसीलिए इनको बार बार इसके क्वेश्चन भी आ रहे हैं। निम्न में से कौन सी संप्रेषण की बाधा नहीं, लगभग तो इसमें वो क्वेश्चन है, यदि 20 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं किसी टॉपिक के, तो उसमें से कम 10 या 12 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो या तो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, या अब की बार आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका एग्जाम होगा उसमें जरूर पक्का ना पक्का इसमें से, आप उस टाइम जब एग्जाम देके आओ तब एक बार से फिर से ही क्लास देखना, और उसमें देखना इसमें से कितने क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो संप्रेषण की बाधा की बात की, निम्न में से कौन सी बाधा है कि संगठन की संरचना की बाधा, मानसिक बाधा और मानवीय संबंधों की बाधा है। ये तो सारी बाधा में गिने जा रहे हैं, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा डी। भाई मानसिक बाधा भी है, यदि आप मानसिक रूप से कमजोर हो, आपने सुनने की क्षमता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसका अभाव पाया जाता है, मानसिक बाधा भी पाई जा रही है, मानवीय संबंध भी नहीं है, संगठन के स्तर पर भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारे क्या है बाधा में गिने जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर माना जाएगा डी। आइए हम बात करें कि संगठन में अफवाहों फैलाने में से कौन सी संप्रेषण वाहिका प्रयुक्त होती है। भाई अफवाह किससे फैलती है, अपन अफवाह की बात जब कर रहे थे, यहाँ राइट जो बी ऑप्शन है अपना वो क्या है, अनौपचारिक, अनौपचारिक संप्रेषण। तो अपन ने जब पढ़ा था अनौपचारिक संप्रेषण, तो अनौपचारिक जो संप्रेषण हो गया, इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन, उसको किस नाम से जाना जाता है भैया, तो अंगुलीलता से या अफवाह मेल के रूप में जाना जाता है। तो अफवाहें सबसे पहले कौन से सबसे ज्यादा किसमें फैलती है, अनौपचारिक संप्रेषण में फैलती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अधोगामी, उधरगामी और जो विकर्णीय है, ये तो किसके रूप है, किसके प्रकार है, ये औपचारिक संप्रेषण के प्रकार है। और अनौपचारिक संप्रेषण में क्या होता है, अनौपचारिक संप्रेषण में जो अधिकारी और अधीनस्थों के बीच जो संबंध है, जो एक वाहिका है, यानी कि जो डायग्राम है, उसी के अनुसार क्या किया जाता है, एक यानी कि एक फ्लो चार्ट होता है, संदेश भेजने का एक क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है, यानी संगठन चार्ट बोलते हैं उसको, उसी के माध्यम से क्या किया जाता है, संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि टॉप मैनेजमेंट किसके, यानी कि जो उच्च स्तर का जो
प्रबंध है वो किसके बाद भेजेगा, मध्य प्रबंध के बाद। फिर उसके बाद सुपरवाइजर के पास कोई सूचना जाती है। जब रिपोर्ट तलब की जाती है तो रिपोर्ट या किसी प्रकार की शिकायत हो तो वो किसके माध्यम से भेजी जाती है, सुपरवाइजर क्या करता है, रिपोर्ट बना के ऊपर भेजता है। उसके बाद यानी एक चैन सिस्टम होता है संदेश भेजने का, और उन्हीं के माध्यम से, उस चैन सिस्टम के माध्यम से या फ्लो चार्ट के माध्यम से ही संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। अनौपचारिक संप्रेषण में संदेशों का प्रवाह चलता है। कैसे चलता है अनौपचारिक संप्रेषण में? भाई अनौपचारिक संप्रेषण ऊपर से नीचे की ओर भी हो सकता है, या तो अनौपचारिक संप्रेषण में ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या अनौपचारिक संप्रेषण में कैसा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या आड़ा तिरछा कैसे भी हो सकता है। तो अपन मान सकते हैं कि अपना राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी होगा, क्योंकि अंगुरी लता है, इसमें कोई चैनल सिस्टम नहीं है, कोई फ्लो चार्ट नहीं है। किसी भी कोई भी अधिकारी किसी भी समय उस किसी से बात कर सकता है, उसका वहां पे ना कोई अधिकारी और ना अधीनस्थ है, किसमें, अनौपचारिक संप्रेषण में। आगे बात करें कि संचार प्रक्रिया में छन्ना संबंधित है, छन्ना संबंधित है तो प्रत्येक स्तर पर गोपनीयता भंग होने की संभावना, प्रत्येक स्तर पर पद व स्थिति संबंधी बाधा, और प्रत्येक स्तर पर सूचना को अपनी सुविधा अनुसार जांच परख कर उसे दबाने की प्रवृत्ति या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा सी। छन्ने की प्रक्रिया है कि बात, संदेश किसी के पास पहुंचाया जाए, है ना, उसकी मूल जो प्रवृत्ति है उससे अलग जब इतर कोई संदेश मिलता है, यानी कि छोटी छोटी बातें काट ली जाती है। जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ, फिर तीसरे व्यक्ति के पास ये बात पहुंची, आपसे तीसरे व्यक्ति के पास, तीसरे से चौथे व्यक्ति के पास पहुंची, हो सकता है उसमें से जो मूल औचित्य था, जो संदेश देना था, वो संदेश तो क्या हो गया, विकृत हो गया, और आपके पास जो बात पहुंची है वो कोई दूसरी बात पहुंच रही है। तो इसमें क्या होता है कि अपनी सुविधा के अनुसार जांच परख कर अपन क्या करते हैं, नई चीजें ऐड कर देते हैं। तो राइट आंसर अपना होगा सी हो जाएगा। कौन सा कर्मचारी अनुशासन का उद्देश्य है? भाई अनुशासन क्या है, सफलता के लिए यदि अपन संगठन के क्षेत्र में बात करें, जब बिजनेस स्टडी अपन पढ़ रहे हैं, किसी भी संगठन की सफलता का आधार क्या होता है, अनुशासन होता है। अनुशासन के बिना ना लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है और ना ही किसी प्रकार के लक्ष्य का निर्धारण किया जा सकता है। जब उद्देश्य नहीं है तो आप लक्ष्यों का निर्धारण कहां से करोगे और प्राप्ति कहां से करोगे? तो सबसे मुख्य बात आती है अनुशासन का उद्देश्य क्या है। भाई अनुशासन का क्या है, भाई लक्ष्य को प्राप्त करना, कर्मचारियों के व्यवहार में बदलाव करना और औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना। भाई कर्मचारी यदि अनुशासन में रहेंगे तो कर्मचारी के व्यवहार में बदलाव होगा, औद्योगिक संबंध अच्छे बनेंगे। भाई श्रम संघों के यदि बात करें या प्रबंधकों के जो संबंध हैं वो अच्छे रहेंगे, किसके माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से। तो जो अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुशासन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, भाई लक्ष्य उपलब्धि, लक्ष्य की प्राप्ति करना, कर्मचारियों के व्यवहार में बदलाव करना और औद्योगिक शांति बनाए रखना, किसका उद्देश्य है, अनुशासन का उद्देश्य है। प्रगतिशील अथवा सुधारात्मक अनुशासन के तहत कर्मचारी को अनुशासित करने में प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अनुशासन के यदि आपने अनुशासनहीनता की, आपने अनुशासनहीनता की तो क्या उसकी प्रक्रिया होगी कि आपको किस प्रकार से, मतलब जैसे कि अपन बात करेंगे यानी टर्मिनेट करना है आपको, तो टर्मिनेट या सीधा ऐसा नहीं है कि आपने कोई अनुशासनहीनता की आपको सीधा संस्था से बाहर कर दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस की यहाँ चर्चा की गई है। सबसे पहले क्या होगा भैया, आपने कोई भी गलती की उसके आपको मौखिक चेतावनी दी जाएगी, फिर लिखित चेतावनी दी जाएगी, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, निलंबन और छुट्टी कर दी जाएगी आपकी। या फिर आप ऑप्शन जो बी में देखते हैं, आपको मौखिक चेतावनी दी गई और मौखिक चेतावनी देते ही आपका निलंबन थोड़ी कर देंगे, या फिर गहराई से जांच बाद में होती, पहले तो निलंबन कर दिया, फिर गहराई से जांच और फिर छुट्टी, फिर आता है लिखित चेतावनी, निलंबन, जांच, छुट्टी। मौखिक चेतावनी क्या दे रहे हैं, मौखिक चेतावनी दे रहे हैं पहले एक बार तो फर्स्ट, फिर इसका निलंबन कर दिया गया यहाँ पे, फिर लिखित चेतावनी जारी, इसका तो कोई मतलब औचित्य नहीं रहेगा। तो ना ऑप्शन ये हो सकता है, ना ऑप्शन ये हो सकता है, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उस कर्मचारी को मौखिक रूप से क्या करेंगे, चेतावनी देंगे। यदि मौखिक रूप से भी वो नेक्स्ट टाइम कोई गलती करता है तो अपन क्या करेंगे, लिखित चेतावनी दी जाएगी उसे। लिखित चेतावनी के बाद उसे क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर उसका क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, निर्वैन कर दिया जाएगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सही कथन का चुनाव करना है कि सही कौन सा है इसमें से। अनुशासन वह होता है जिसे नेतागण बनाते हैं, यह एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा कहा गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अनुशासन, हाँ ये जरूर कहा गया था किसके द्वारा, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, कि प्रबंधक जो बनाते हैं, भाई प्रबंधक जो चाहते हैं वही अनुशासन होता है, ठीक है। लेकिन ये किसका नहीं है, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, नेतागण की कहीं बात नहीं आती है। अनुशासन प्रक्रिया में
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए न्याय के सिद्धांत का। किसका होना चाहिए? न्याय के सिद्धांत का। अनुशासन में प्राकृतिक जो न्याय का सिद्धांत है, भाई प्राकृतिक जो न्याय है उसका सिद्धांत का फॉलो किया जाना चाहिए। हर संगठन में किया जाए, हर संगठन में क्या, हर संबंध में किया जाए। जहां पे अनुशासन की आवश्यकता है वहां पर जो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है उसको फॉलो जरूर करना होता है। कुछ सीमा तक अनुशासित कर्मचारी और स्वयं अनुशासित कामगार अभिप्रेरणा के स्थानापन्न होते हैं और निपुणता वाला पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन अनुशासनहीनता का कारण होता है। बिल्कुल ये गलत है। यानी कि अपन देख रहे हैं कि सभी ये ऑप्शन है, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो भी गलत है, बी भी गलत है, जो सी ऑप्शन है वो कहां तक, हद तक सही है। तो अपना जो राइट आंसर क्या होगा कि कुछ सीमा तक अनुशासित जो कर्मचारी होते हैं या फिर स्वयं अनुशासित जो प्रबंधक है या कामगार है अभिप्रेरणा के क्या है, स्रोत माने जाते हैं, स्रोत होते हैं, स्थानापन्न होते हैं। क्या बात है? यदि अनुशासित, जब प्रबंधक अनुशासित रहेगा तो ही कर्मचारी अनुशासित रहेंगे। यदि प्रबंधक खुद अनुशासनहीनता करता है तो क्या कर्मचारी बिल्कुल अनुशासन में बने रहेंगे? नहीं बने रह सकते। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, आप यदि प्रबंधक यदि अनुशासित है तो क्या होगा, जो नीचे के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो उससे अभिप्रेरित होंगे। तो अभिप्रेरणा का जो मोटिवेशन कहां से मिलेगा? यदि उसका उच्च अधिकारी क्या है, अनुशासित है, तो ही अधीनस्थ कर्मचारी क्या रह सकता है, अनुशासित रह सकता है। तो जो सही कथन की बात कही थी तो अपना जो राइट आंसर होगा सी राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पे। अगली अपन बात करें कि लाल गर्म स्टोव किसकी बात कर रहा है? जैसा आपको नाम से पता चल रहा हो, लाल गर्म स्टोव छूने का अनुशासन के सिद्धांत, ये एक बहुत बड़ा एक थ्योरी थी। इसके लिए का उल्लंघन करने के बीच अनुरूपता सुझाई गई थी। अब ये इन्होंने क्या बताया था, ये मैं सीधे बात करूं, राइट आंसर इसमें अपना होगा ए, डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर, क्योंकि अनुशासन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक अनुशासन में क्या किया जाता है कि अभिप्रेरित किया जाता है उसे, भाई आपने गलती की, आपको ठीक है अगली बार से प्यार से समझाई जाती चाहिए कोई चीज, है ना, मतलब किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता, सकारात्मक कहलाता है ऐसा, यानी उसे प्यार से समझाया जाए। तो यानी कि अपन मौखिक रूप से चेतावनी दे दी। अब बात आती है नकारात्मक अनुशासन की। तो नकारात्मक अनुशासन में क्या, आपने पहली कोई गलती की और आपको दंड दे दिया जाए, आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, आपको सस्पेंड कर दिया जाए, या आपको छुट्टी पे भेज दिया जाए, आपकी सैलरी काट ली जाए, इस प्रकार की जो चीजें आती है नकारात्मक। अब लेकिन जो गर्म स्टोव की बात की, यानी गर्म स्टोव में क्या कहना चाह रहे हैं कि अपन गर्म स्टोव के छूने की बात करते हैं कि कोई भी गलती करो तो ये कहते हैं कि जो गर्म स्टोव है उसको छूने की बात करते हैं। यानी कि जो नकारात्मक जो अपना अनुशासन है उसको कठोरता से लागू किया जाए, नकारात्मक अनुशासन को कठोरता से लागू किया जाए। ये कौन कह रहे हैं? डगलस मैकग्रेगर कह रहे हैं इसमें कि कठोरता, उसको भी कठोरता से लागू करना, यानी कि उसको दंड देना अनिवार्य है और दंड भी कठिन से कठिन दंड दिया जाए। एक गलती हो रही, क्योंकि वो क्या करता है, गलतियों से सीखता नहीं है। कर्मचारी क्या कहते हैं, इस थ्योरी में कहा गया था कि कर्मचारी गलती से सीखता नहीं है कि उसने गलती की और वो सीख लेगा, अगली बार गलती नहीं करेगा, बल्कि अगर वो एक ही गलती करता है तो बार बार क्या करता है, गलतियां करता है, और वो संगठन में जो वातावरण है वो नकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है, विरोधाभासी वातावरण का निर्माण करता है। इसलिए डगलस मैकग्रेगर ने किसकी बात की, नकारात्मक अनुशासन की कठिनता की, कठोरता की बात की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि जिम रोहन ने अभी किसकी बात की, डगलस की बात की थी अपने। जिम रोहन के अनुसार अनुशासन किसके बीच सेतु का काम, यानी कि पुल का काम करता है। किसके बीच पुल का काम करता है भाई? नियम और उपलब्धि के बीच, विचार और उपलब्धि के बीच, नीतियां और उपलब्धि के बीच, लक्ष्य और उपलब्धि। क्या भाई अनुशासन का लक्ष्य क्या है? अनुशासन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लक्ष्य या उपलब्धि हासिल करना। तो इस राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। भाई लक्ष्य आपने हासिल कर लिया और उसको प्राप्ति की बात करती है, उपलब्धि की बात करती है। तो लक्ष्य और उपलब्धि के बीच पुल का कार्य कौन करता है? अनुशासन किसका काम करता है? पुल का काम करता है। यानी उपलब्धि तक अपने को पहुंचना है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति की बात करनी है कि इधर तो अपन क्या किए, लक्ष्य निर्धारित कर दिया अपन ने, और इधर क्या बीच में क्या है, यहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति की बात आती है, उपलब्धि की बात आती है, यानी कि अपन प्राप्ति की या लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करते हैं। तो ये जो पुल का कार्य कौन कर रहा है? अनुशासन पुल का कार्य कर रहा है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा सी। कर्मचारियों के उस पैनल को क्या कहा जाता है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई का मूल्यांकन करता है और उसकी समीक्षा करता है? क्या करता है कर्मचारियों के इस पैनल को? कर्मचारियों में से ही कुछ व्यक्तियों को चुन लिया जाता है, जो कर्मचारी कार्यरत हैं संगठन में उनमें से ही कुछ व्यक्तियों को चुन लिया जाता है। वो क्या करते हैं, वो
प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक कर्मचारी के, यानी कि उनके जो सह कामगार है, यानी सह कर्मचारी है, जो उनके बराबर के स्तर के जो कर्मचारी हैं, उनके क्या करते हैं, जो कार्य प्रणाली है उसकी समीक्षा करते हैं, कि उनके कार्य व्यवहार की समीक्षा करते हैं। क्या जैसे अपन बात करें कि जैसे प्लानिंग, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की बात कर रहे थे, तो वो उन कर्मचारियों में से, उन्हीं में से लिए जाते हैं, उसमें पैनल बना दिया जाता है। अब उनमें से पैनल बना के क्या करते हैं, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई का मूल्यांकन करते हैं कि अनुशासन से कार्य को संपन्न किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा प्रत्येक कर्मचारी के द्वारा, उसकी क्या करते हैं, ये समीक्षा करते हैं। तो ऐसा क्या कहलाएगा भैया, वितरक पैनल नहीं कहलाएगा, रचनात्मक पैनल ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, निर्देशात्मक पैनल ये भी नहीं हो सकता। तो अपना जो आंसर है क्या है, साथी समीक्षा पैनल। अपना जो ऑप्शन डी है साथी समीक्षा पैनल। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डी, साथी समीक्षा पैनल। अनुशासन के लिए सकारात्मक विधि में दूसरा चरण क्या है? अनुशासन में दूसरी पूछ रहा है, अनुशासन के लिए सकारात्मक विधि में। तो सकारात्मक विधि में पहला क्या था भाई, पहले सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने किया मौखिक चेतावनी दी, मौखिक चेतावनी। मौखिक चेतावनी के बाद जो दूसरी है वो क्या है, लिखित चेतावनी, लिखित चेतावनी। और लिखित चेतावनी के बाद अपन ने क्या किया, उसे सस्पेंड कर दिया, आगे की प्रक्रिया है। तो पहली क्या थी, मौखिक चेतावनी, और दूसरी क्या, और अपने से दूसरा पूछा है चरण, तो दूसरा चरण क्या हो जाएगा, लिखित चेतावनी। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से अनुशासनहीनता के प्रमुख दंड की पहचान करें। अनुशासनहीनता का दंड की बात कर रहा है, तो विशेषाधिकार की हानि, पहला ऑप्शन क्या अपने पास, विशेषाधिकार की हानि, मौखिक चेतावनी, लिखित चेतावनी, या फिर निर्वहन कर दिया जाए। आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं, और जब दंड की बात की है, जैसे अपन ने बात की कि अनुशासनहीनता की सबसे पहले क्या है, भाई लिखित चेतावनी दी जाएगी। लिखित चेतावनी के बाद आपको क्या किया जाएगा, भाई मौखिक चेतावनी दी जाएगी। मौखिक चेतावनी के बाद आपको सस्पेंड किया जाएगा, सस्पेंड करने के बाद आपका टर्मिनेट किया जाता है। अब सस्पेंड के बाद टर्मिनेट, तो लास्ट क्या है, जो प्रमुख क्या है, निर्वहन आ जाएगा, टर्मिनेट की बात आती है, आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। तो ये अंतिम चरण होता है इसका, किसका, अनुशासनहीनता की जो दंड की यदि प्रक्रिया है, तो दंड की प्रक्रिया में पहला जो चरण है, अपने दूसरा चरण कौन सा पढ़ा भी, लिखित, पहला मौखिक, तीसरा क्या हो जाएगा, सस्पेंशन, और चौथा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। अनुशासन की किस विधि के तहत कर्मचारी को उसकी गलतियों में सुधारने में मदद मिलती है? किसमें मिलती है भाई, लीडरशिप में। लीडरशिप में तो खुद नेता बन जाएगा, गलतियां सुधारने की बात ही कहां करेगा वो। समूह अनुशासन की बात करता है, बिल्कुल गलत है। मानव संसाधन की बात करता है, ये भी गलत है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा, मानव संबंधों के द्वारा वो क्या करेगा, मानव संबंधों के द्वारा वह गलती सुधारने के क्या करता है, प्रयास कर सकता है मानव संबंधों के द्वारा। यदि नेतृत्व करेगा, नेतृत्व में तो खुद ही वो वापस से लीडरशिप में आ रहा है। दूसरी बात करें अपन, समूह में बिल्कुल असंभव है। और तीसरा बना था मानव असंभव, मानव संसाधन के द्वारा। इन सब जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल किससे परे हैं, गलतियों को सुधारने से परे हैं। अगली बात करें कि निर्देशन यानी कि डायरेक्शन की बात की जा रही है कि पालना हेतु आदेश लागू करवाना क्या कहलाता है। भाई निर्देशों की पालना करवाने के लिए आप आदेश जारी कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अनुशासन कहलाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। निर्देशों की पालना के लिए जब आदेश दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी कार्य की संगठन में दिया गया, आपने लक्ष्य रखा 1000 यूनिट करनी है। अब 1000 यूनिट का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को अधिकारी और अधीनस्थों के बीच समन्वय होना जरूरी है। समन्वय के साथ साथ क्या होना चाहिए, उनमें आपने समन्वय कर दिया। अब निर्देशन के साथ क्या दे रहे हैं, आप आदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, आदेश यानी कि आपको ये कार्य इस प्रकार से चाहिए। निर्देशन में क्या होता है, निर्देशन में बताया जाता है कि कार्य आपको किस प्रकार से यानी किस मार्ग के द्वारा किया जाता है, यानी कि वे ऑफ सक्सेस बताया जाता है। लेकिन ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर में सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है, ये नहीं बताया किस प्रकार से करना है। जो आदेश और निर्देशन में जो डिफरेंस है, डिफरेंस यही है। आदेश में सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपको ये कार्य करना है, और बल्कि निर्देशन में ये बताया जाता है किस प्रकार से करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा अपना। निम्न में से किसके अनुसार अनुशासन एक क्या माना जाता है, शक्ति माना जाता है। किसने कहा था, इस सीधा सीधा है, ये कहा था कहलून ने कहा था कि अनुशासन क्या है, एक शक्ति होती है। निम्न में से अनुशासन का प्रकार है,
कौन सा प्रकार है भाई? धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, यानी कि अभी अपन ने बात की सकारात्मक, नकारात्मक और प्रगतिशील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किसी संगठन में अनुशासन के क्या क्या लक्षण है? भाई अनुशासन के लक्षण क्या है? तो आत्म नियंत्रण भी होता है, दंडात्मक दंड भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। राइट आंसर उपरोक्त सभी। निम्न में से किसके द्वारा अनुशासन एक प्रकार की सजा है? सजा या दंड है? ये किसने कहा था? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा था, ऑक्सफोर्ड के शब्दकोश में, या फिर वेबस्टर के शब्दकोश में, या पीटर ड्रकर ने कहा था, या सभी ने कहा था? ये कहा था वेबस्टर शब्दकोश में लिखा हुआ है कि अनुशासन को उन्होंने सजा के रूप में माना है। क्योंकि अनुशासन में क्या होता है कि जो कर्मचारी, अधीनस्थ और अधिकारी के बीच जो संबंध है वो बिल्कुल कड़वाहट भरे होते हैं। क्योंकि हमेशा अधिकारी चाहता है कि कर्मचारी अनुशासन में रहे और अनुशासनहीनता ना करे। लेकिन ये क्या माना जाता है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट का अपन क्या अवहेलना की, आपने कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा, तो ये क्या कहा गया है? वेबस्टर शब्दकोश में कहा गया है कि ये एक सजा के रूप में माना गया है। हर कर्मचारी क्या मानता है? अभी भी अपन नॉर्मली यदि बात करें तो, यदि सरल भाषा में बात करें तो क्या माना जाता है? अनुशासन को हर व्यक्ति क्या मानता है? सजा मानता है। जैसे कि अपने स्कूल में जाते थे तो वहां टाई लगा के जाना है, भाई अनुशासन माना जाए, जूते पहन के जाओ, बेल्ट लगा के जाओ। लेकिन हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी चाहता था कि मुझे इन सबसे आजादी चाहिए, बाहें ऊपर नहीं होनी चाहिए, टाई लगा के आओगे, बेल्ट लगा के आओगे, ब्लैक जूते होने चाहिए। ये सब क्या था? ये सब अपने लिए क्या था? अपन क्या मानते थे? जिसको सजा मानते थे। लेकिन स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट से ये क्या था? अनुशासन था, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन होना जरूरी है किसी भी चीज के सक्सेस के लिए। आगे बात करें कि संस्थान द्वारा बनाए गए नियमों की कर्मचारियों द्वारा पालना करना क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। भाई ये जो परिभाषाएं है ना, लगभग दो से तीन परिभाषाएं देखने मिल सकती हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो। चाहे हो सकता है कि व्यवसाय से संबंधित बिजनेस की परिभाषा पूछ ली जाए, या फिर कंपनी की परिभाषा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछ लें आपसे, कम्युनिकेशन की, डिसिप्लिन की, या कोऑर्डिनेशन की, किसी भी रूप में एचआरएम की परिभाषा पूछ ली जाए, तो आपको कम से कम 2 से 3 परिभाषा तो जरूर याद रखनी है। और वो किसके बात आती है? कथन की। वो पूछेंगे आपसे, जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कथन, ये कथन किसका है? और वहां जो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो कथन में आपको कुछ चीजें कैप्चर करनी है, जैसे कि संस्था द्वारा नियमों का पालना करना कहलाता है। अब बात आती है भाई जैसे अनुशासन कहलाता, अनुशासन का, अब इसमें ये पूछ रहे किसके द्वारा कहा गया है? तो भाई इसमें जैसे अपन ने पिछले में कहा था किथ डेविस ने कहा है कि इसको क्या है, या फिर वेबस्टर शब्दों को उसमें से सजा कहाँ का है, आपसे पूछ लिया जाए कि किसने कहा था कि भाई ये सजा के रूप में अनुशासन को सजा माना गया है, तो वेबस्टर शब्द को उसके द्वारा इसे सजा माना गया है। तो यहाँ अपना आंसर होगा अनुशासन, राइट आंसर ए माना जाएगा। एक प्रशिक्षण है जो कि व्यक्तिगत व्यवहार को ठीक ठाक, नर्म एवं शुद्ध बनाता है। क्या है? अनुशासन ही है। अनुशासन जैसे लिख के देख लो कि अनुशासन एक क्या है? प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग है जो व्यक्ति के, यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे? ये कहना चाह रहा है कि अनुशासन के द्वारा व्यक्ति की जो व्यवहार है, उसका जो स्वभाव है, उसके में क्या बनाते हैं? विनम्र बनाता है। कौन? अनुशासन बनाता है। और ये सच भी है। जब व्यक्ति जो अनुशासन में रहता है, आपने देखा होगा जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वो कैसा होता है? विनम्र होता है, वो दूसरों की बातों को सुनता है, ध्यान से सुनता है। तो क्या मान सकते हैं अपन? अनुशासन एक प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग माना जा सकता है। दंड या सजा के भय से जिस अनुशासन का पालन किया जाता है वह क्या कहलाता है? अभी जैसे मैंने बात की कि भाई अनुशासन 2 प्रकार का होता है, डिसिप्लिन कितना होता है? 2। एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई पॉजिटिव में क्या किया जाता है? उसको मोटिवेट किया जाता है। और दंड की बात क्या कहाँ आती है? दंड की बात आती है नेगेटिव डिसिप्लिन की में आती है दंड की बात। तो इन्होंने क्या कहा? सजा या दंड के भय से जहां अनुशासन का पालन किया जाता है तो वो अनुशासन कौन सा कहलाता है? ऋणात्मक अनुशासन कहलाएगा। और जहां अभिप्रेरित होकर, शुभ अभिप्रेरित होकर जहां अनुशासन किया जाता है वो अनुशासन कैसा कहलाता है? धनात्मक अनुशासन कहलाता है। तो यहां अपना राइट आंसर हो जाएगा ए माना जाएगा। धनात्मक व ऋणात्मक दोनों अनुशासनों की अति से बचने हेतु मध्यम मार्ग कौन सा है? भाई धनात्मक भी ना हो, ठीक है, और ऋणात्मक भी ना हो। और धनात्मक और ऋणात्मक का जो यदि मिश्रण माना जाता है वो माना जाता है, अपने जो टॉपिक में चर्चा की थी, प्रगतिशील जो अनुशासन है वो कैसा माना जाता है? ना जहाँ तो दंड दिया जाता है और जहाँ ना ही उसे क्या किया जाता है
किसी प्रकार से बाधित, यानी कि दंड दिया, दंड बात की बात करें, पर दंडित नहीं किया जाता है उसे। तो ऐसा कौन सा अनुशासन है जो इनका मध्यम मार्ग का कार्य करता है? वो होता है प्रगतिशील अनुशासन। कौन सा होता है? मिश्रण कहलाता है। ये कौन सा होता है? दोनों का मिश्रण होता है। ये दोनों का मिश्रण का कार्य करता है। क्रांतिकारी अनुशासन, प्राचीन अनुशासन, ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। वैधानिक अनुशासन, वैधानिक अनुशासन तो वैसे ही बुद्ध ऋणात्मक होता है। अनुशासनहीनता से बचने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासनहीनता ना हो। अब अनुशासनहीनता नहीं हो तो क्या होना चाहिए? भाई अधिकारी और अधीनस्थों के बीच संबंध सबसे अच्छे होने चाहिए। उनकी जो शिकायतें हैं, जो कर्मचारी की शिकायतें को समय पर उन्हें पूरा किया जाए, उनकी अवहेलना ना की जाए, सकारात्मक वातावरण उपलब्ध करा जाए संगठन में। ये सारे क्या है कि अनुशासनहीनता से बचने के उपाय हैं। लेकिन अपने ऑप्शन में देखें कि शिकायत की शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बेहतर संचार व्यवस्था हो, किसके बीच? अधिकारियों और अधीनस्थ के बीच क्या होना चाहिए? बेहतर संचार यानी कम्युनिकेशन होना चाहिए। नियमों की पारदर्शिता होनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सभी क्या माने जाएंगे? अपने सभी क्या माने जाएंगे? इसके उपाय हैं। निम्नांकित में से अनुशासनहीनता कार्रवाई की प्रक्रिया, ये वही बात, पिछला जो क्वेश्चन था अपना, अनुशासनहीनता की कार्रवाई की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? क्या पूछ रहा है? सही क्रम पूछ रहा है इसका। तो पहला अपना है कि सुनवाई का अवसर दिया जाए। भाई या तो पहले सुनवाई का अवसर दिया जाए, ठीक है, चार्जशीट देना या दंड देना, चार्जशीट पर दंड देना, अच्छा जांच पड़ताल पर दंड देना, सुनवाई का अवसर देना पहला। दूसरा क्या है? जांच पड़ताल करना, चार्जशीट देना, और चार्जशीट के बाद क्या आता है? गवाह या तथ्यों के आधार पर दंड देना, गवाह तथ्यों के आधार पर दंड देना। पांचवा ऑप्शन है संबंधित कर्मचारी पर्यवेक्षक को सूचित करना, और छठा ऑप्शन अपने पास जांच के दौरान निलंबित करना। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा? भाई उसे सुनवाई का अवसर तो पहले नहीं दिया जाएगा, जांच पड़ताल तो बाद में की जाएगी। सबसे पहले क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले अपने को क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले करेंगे अपन, सबसे पहले कोई भी गलती होती है सबसे पहले चार्जशीट दी जाती है। तो पहला ऑप्शन तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे। तो फिर बात आती है किसकी? भाई सुनवाई का अवसर, चार्जशीट देने के बाद अपन क्या करेंगे? 2 नंबर पे चार्जशीट दिया जाएगा उसे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 3 नंबर पे अपन जांच पड़ताल करेंगे, और 4 पे क्या करेंगे? गवाह तथ्यों के आधार पर 4 नंबर। फिर आता है संबंधित कर्मचारी और पर्यवेक्षक को सूचित किया जाएगा 5 नंबर, और जांच के दौरान निलंबन किया जा सकता है 6। तो अपना अब देखो यहाँ पे पहले पे कौन आ रहा है? 3 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, और फिर 2। तो ये 3, 2, 1 का ऑप्शन अपने पास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे? उसे चार्जशीट देंगे। चार्जशीट देने के बाद, यानी कोई भी अनुशासनहीनता करता है तो सबसे पहले उसे चार्जशीट थमा दी जाएगी, कारण बताओ नोटिस की बात आती है। फिर उसके बाद उसे सुनवाई का, उसकी भी तो बातें सुनेंगे ना, उसने अनुशासनहीनता क्यों की, इसका मुख्य कारण क्या था, क्या उसकी शिकायतें हैं, क्या उसके सुझाव है, क्या उसकी अवहेलना की गई, या उसे कार्य समय पर नहीं दिया गया। ये सारी चीजें सबसे पहले बात उसकी सुनवाई की बात होगी 2 नंबर में। फिर अपन बात करेंगे जांच पड़ताल करेंगे। जांच भी तो करना जरूरी है, बिना जांच के आप किसी को दंड नहीं दे सकते। भाई दंड का भी तो कोई आधार होना चाहिए। तो आधार के लिए अपन क्या करेंगे? भाई सबूत जुटाएंगे, तो सबूतों की जरूरत है, जांच पड़ताल की जाएगी। फिर उसके बाद गवाह की बात आती है, तथ्यों की बात आती है, आदि के आधार पर दंड दिया जाएगा यदि वो अनुशासनहीनता तो कर चुका है, लेकिन गवाह और तथ्य भी तो चाहिए अपने को, उसके आधार की बात करें। फिर जो संबंधित कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक है, जो उसका सुपरवाइजर है, उसको सूचित किया जाएगा, और फिर उसका क्या कर दिया जाएगा? निलंबन कर दिया जाएगा, सस्पेंशन कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय उद्योगों के लिए एक आदर्श अनुशासन संहिता किस तिथि से लागू की गई? यानी कि एक आइडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से लागू किया गया भारतीय उद्योगों में? भाई 1 जून 1957 तो कहीं था ही नहीं, है ना। जब बात आती है किसकी? ये 1958 में लागू हुआ था। 1958 में 1 जुलाई से नहीं, 1 जून से या फिर 1 अप्रैल से। तो इसकी जो बात आती है ये कब हुआ था? 1 जून 1958 से किसको लागू किया गया? आदर्श अनुशासन संहिता को लागू किया गया 1 जून 1958 से। अनुशासन में गर्म स्टोव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो गर्म स्टोव कब किया गया था? डगलस मैकग्रेगर के द्वारा। डगलस मैकग्रेगर के द्वारा गर्म स्टोव, यानी कि जो नकारात्मक
जो अनुशासन है उसको कठोरता से लागू करने की बात की है यहाँ पे। कठोरता यानी कि उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। आगे बात करें, गर्म स्टोव का नियम से संबंधित है, अनुशासन से संबंधित है। और कौन सा अनुशासन? ये आता है नकारात्मक कठोर अनुशासन। नकारात्मक कठोर अनुशासन की बात की इन्होंने, कितने? मैग्रेगर के द्वारा, डगलस मैग्रेगर के द्वारा। निम्नलिखित में से अनुशासन का उद्देश्य है। अनुशासन का क्या उद्देश्य है? अनुशासन का उद्देश्य क्या है कि कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करना। बिल्कुल सही है भाई, अनुशासन का उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों, अधीनस्थों या सह कर्मचारियों के बीच क्या रहे, पारस्परिक संबंधों की स्थापना हो। अगला अपने पास ऑप्शन है कि व्यक्तिगत कार्यों के प्रति आत्म संतुष्टि प्रदान करना। भाई कर्मचारियों को जो व्यक्तिगत जो कार्य हैं उनके प्रति क्या हो, आत्म संतुष्टि प्राप्त हो। न्यूनतम लागत से अधिक उत्पादन करना। ये तो हर संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होना चाहिए, या न्यूनतम प्रयासों के द्वारा अधिकतम क्या उत्पादन और न्यूनतम लागत की बात की जाती है। तो यहाँ अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। किसका? अनुशासन का जो उद्देश्य है पारस्परिक संबंधों की आत्म संतुष्टि, और किसकी बात करता है? अधिकतम उत्पादन की बात करता है न्यूनतम लागत पर। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन अपने पास कि अनुशासन से तात्पर्य क्या है? अनुशासन किसे कहा जाएगा? कि संगठन के सभी सदस्यों के व्यवहार में क्रमबद्धता लाना। भाई जैसे बताया कि फ्लोर चार्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा, वहां स्पष्ट किया जाएगा, कार्यों का विभाजन किया जाएगा कि किस व्यक्ति के क्या अधिकार है, क्या उत्तरदायित्व है, किस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसे क्या कार्य मिलना चाहिए और कितने समय में इसको पूर्ण किया जाएगा। जैसे कि अब यदि एक प्लांट को क्या करना है, एक संगठन को 100 यूनिट उत्पादन करना है। अब 100 यूनिट को उन्होंने क्या डिसाइड कर दिया 8 घंटे में कर रहे हैं, लेकिन 8 घंटे की बजाय यदि 10 घंटे में होती है तो नुकसान किसका है? संगठन का नुकसान है। उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन की लागत बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से हर शिफ्ट में क्या होगा, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे लग रहे हैं, तो उत्पादन क्या अगले दिन तक चलता रहेगा? इस भाई शिफ्टें अगले दिन तक चलती रहेगी। तो इससे लागत को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक अनुशासन, एक फॉर्मेट बना रहे और उसी के अनुसार कार्य होता रहे। तो उसी के अनुसार कार्य कब होगा? जब उनका क्रमबद्ध व्यवहार रहेगा। अगला ऑप्शन अपना कि सभी सदस्यों के व्यवहार भिन्न भिन्न होना, बिल्कुल नहीं है अनुशासन से। भाई भिन्न भिन्न तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे मुख्य जो बात आती है, अनुशासन में मुख्य बात आती है, एक निश्चित उद्देश्य होता है और उसी के लिए क्या करता है प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत जो उद्देश्य है, व्यक्तिगत लक्ष्यों को भूलकर जो सामूहिक लक्ष्यों की ओर ध्यान देते हैं। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या होते हैं? संलग्न होते हैं। सभी अधिकार उच्च प्रबंधकों के हाथों में केंद्रित, यानी कि नहीं, केंद्रीकरण की बात ही नहीं होती है, विकेंद्रीकरण की बात होती है। संस्था के सदस्यों को अभिप्रेरित करना, ये हो सकता है भाई संस्था के सदस्यों को नहीं, कर्मचारियों को बात आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा कि सभी सदस्यों, संगठन के सभी सदस्यों के व्यवहार में क्रमबद्धता लाना या विनम्रता की बात की जाती है। संगठन के कर्मचारियों, प्रबंधकों और उच्च अधिकारियों, निम्न अधिकारियों व संस्था के अन्य सदस्यों के द्वारा सुव्यवस्थित एवं स्वीकार्य रूप से व्यवहार करने को क्या कहा जाएगा? अनुशासन कहा जाएगा। भाई ऐसा कोई भी, ये अनुशासन की डेफिनेशन क्या दी उन्होंने कि संगठन के प्रत्येक कर्मचारी, प्रबंधक, अधिकारी, निम्न कर्मचारी, अन्य सदस्यों के द्वारा क्या किया जाए? सुव्यवस्थित एवं स्वीकार्य। सुव्यवस्थित और स्वीकार्य, स्वीकार्य मतलब सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता हो, सुव्यवस्थित हो, ऐसा व्यवहार क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक संस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? भाई प्रत्येक स्तर पर अच्छे अधिकारी होने चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। भाई एक संस्था में यदि प्रत्येक स्तर पर अच्छे अधिकारी होने से ही क्या होगा, क्या संस्था का सफल उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। आपसी समझ होनी चाहिए, भी जरूरी है। भाई पालना न करने पर दंड होने की समझ, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उपरोक्त सभी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई प्रत्येक स्तर पर ये तो होने चाहिए, उसके साथ साथ में आपसी समझ भी होनी चाहिए, पालन न करने पर दंड देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें होगी तभी जाकर अनुशासन की जो प्रक्रिया है उसको अपन पूरा कर पाएंगे। आगे अपन बात करें कि अनुशासनहीनता का कारण क्या है? भाई प्रबंधकों, कर्मचारियों और अन्य सदस्यों के बीच समन्वय का अभाव होना, बिल्कुल सही बात है। भाई इनमें यदि समन्वय का अभाव है तभी तो क्या होगा, यदि प्रबंधकों और कर्मचारियों में समन्वय है, समय समय पर उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनके बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है,
उनके बीच अच्छे संबंध हैं, उनकी समस्याओं का मतलब अवहेलना नहीं की जा रही है, उनकी शिकायतों और उनके सुझावों को सुना जा रहा है, तो ऐसा होगा ही नहीं, अनुशासनहीनता होगी नहीं। उसके लिए सबसे अब अगला ऑप्शन क्या है, उच्च अधिकारियों के अंदर क्या है, कुशल नेतृत्व का अभाव है, समन्वय का अभाव है। अभी यहाँ पर पढ़ा समन्वय का अभाव है, कुशल नेतृत्व का अभाव है, संस्था के कर्मचारियों में संचार व्यवस्था का उपलब्ध न होना, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। तो राइट आंसर क्या होगा अपना, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर रहेगा अपना किसका, अनुशासनहीनता का। इन्होंने क्या पूछा है, अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है, तो अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है भाई उनमें समन्वय का अभाव होना, कुशल नेतृत्व का अभाव होना, और तीसरा जो ऑप्शन अपने पास है संचार व्यवस्था का ही नहीं होना। अब वो संचार की व्यवस्था ही नहीं है उनके पास कि किस माध्यम के द्वारा वो क्या, या फिर अच्छे माध्यम नहीं है, किनके कम्युनिकेशन के अच्छे माध्यम नहीं है, तो क्या माना जाएगा यहाँ पे सबसे बड़ी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन सा कर्मचारी अनुशासन का एक उद्देश्य है, मतलब कौन सा एक कर्मचारी अनुशासन का एक उद्देश्य है, क्या है भाई, उपलब्ध लक्ष्य उपलब्धि सबसे मुख्य है, लक्ष्यों को तो प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है, कर्मचारी व्यवहार का बदलना बिल्कुल सही है, और औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना। ये तीनों ऑप्शन क्या है, तीनों ऑप्शन अपने सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इन्होंने पूछा क्या था कि अनुशासन का एक उद्देश्य क्या है, भाई अनुशासन का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले जो निर्धारित लक्ष्य है उनको प्राप्त करना, निर्धारित लक्ष्य के साथ साथ जो कर्मचारी और जो अधिकारी है उनके व्यवहार को बदलना और लक्ष्यों की प्राप्ति करना, और औद्योगिक संबंधों यानी कि जो औद्योगिक जैसे श्रम संगठन है, श्रम संगठनों के साथ क्या करना, अच्छे व्यवहार या अच्छे संबंधों की स्थापना करना। तो जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। तो अपना चौथा ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि प्रगतिशील व्यवस्था सुधारात्मक अनुशासन क्या है, प्रगतिशील अथवा सुधारात्मक अनुशासन के तहत एक कर्मचारी को अनुशासित करने में प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई का सामान्य अनुक्रम कौन सा होगा। वही बात हो, यदि अनुशासनहीनता करता है यानी कि अनुशासनहीनता करता है और उस पर अपने को सुधारात्मक कार्रवाई करनी है, तो सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, मौखिक रूप से चेतावनी देंगे, फिर लिखित रूप से देंगे, फिर उसका क्या करेंगे अपन सस्पेंशन करते हैं, फिर टर्मिनेट किया जाता है। तो वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार घुमा के कि मौखिक चेतावनी, लिखित चेतावनी, निलंबन और छुट्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। प्रबंध का सार है। अब अपना बात आता है कोऑर्डिनेशन की, समन्वय की बात अपन करते हैं। तो यहां जो मुख्य आता है प्रबंध का सार है। कुंजो डोले ने क्या कहा था, समन्वय प्रबंध का सार है। किसने कहा था, कुंजो डोले ने कहा था। यानी कि प्रबंध समन्वय के बिना कुछ नहीं है, अधूरा माना जाता है, किसके बिना, कोऑर्डिनेशन के बिना। यदि आप सोचो, यदि ऊपर टॉप मैंने प्रबंध बैठा हुआ है, उच्च स्तर के अधिकारी बैठे हुए हैं और नीचे निम्न अधिकारी यानी अधीनस्थ कर्मचारी काम कर रहा है, अब उनके बीच किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यानी कि कोऑर्डिनेशन का मतलब यहां पे हुआ कि जब आप संदेशों का यानी कि उचित समय और उचित किसकी बात कर रहे हैं, उचित स्थान की बात कर रहे हैं, और उचित व्यक्ति के पास जब संदेशों का आदान प्रदान नहीं होगा तो क्या वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, प्रबंध में का यानी आधार बात करें या सार बात करें तो वो क्या होता है, समन्वय होता है। समन्वय के बिना प्रबंध का कोई औचित्य नहीं है। तो यहां क्या जाएगा अपना राइट आंसर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। किसने कहा था, कुंजो डोनेल के द्वारा कहा गया था कि प्रबंध का सार माना जाता है। अब बात आती है समन्वय किसका सार है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और ये फिर से आने की संभावना है। आपको इसको नहीं भूलना है, छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। तो आपको इसमें से ये समझ लो कि यहाँ अपन जो क्लास है, यहाँ आज जितनी भी मैराथन क्लास में अपन क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं उनमें से आपको पूरे जो क्वेश्चन है 25 के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है समन्वय निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। समन्वय के निम्न सिद्धांतों का किसका, भाई आरंभिक अवस्था से प्रारंभ करने का सिद्धांत। भाई आरंभिक अवस्था से प्रारंभ, ये सिद्धांत दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था मैरी पार्कर फोलेट ने दिया था कि समन्वय के जो सिद्धांत दिए थे
भाई पहले सबसे पहले क्या है कि प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ करने का सिद्धांत है। कोई भी कार्य करो आप तो सबसे पहले जो उसकी प्रारंभिक अवस्था है उससे कार्य किया जाए, ना कि अंतिम अवस्था है मिडिल से जाके उसको कार्य किया जाए। अब जैसे मुझे पढ़ाना है तो मैं लास्ट टॉपिक लेके थोड़ी चलूंगा, सबसे पहले आपको पहला जो टॉपिक है अपने सिलेबस का उसी को करेंगे या फिर लास्ट टॉपिक करेंगे। यानी सुव्यवस्थित यदि अपने को चीजें करनी है तो सबसे पहले अपने को आरंभिक अवस्था से उसको किसी भी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। फिर बात आती है निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत। कोई भी कार्य किया जाए उसमें निरंतरता होनी चाहिए। जैसे आज मैंने क्लास ले ली और अगले 20 दिन तक क्लास नहीं लेके तो उसका क्या औचित्य बच जाएगा, इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कोई भी कार्य किया जाए उसमें क्या कंटिन्यूटी होना आवश्यक होता है। निरंतरता का सिद्धांत, प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत और परंपरागत, ये किसके द्वारा दिया, मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लो आप, ये कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि समन्वय के जो सिद्धांत दिए गए थे मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा, उन चारों सिद्धांतों का यहां वर्णन किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है कि विभागीय अध्यक्षों, पर्यवेक्षकों और सह कामगारों के मध्य समन्वय को किया जाता है। जैसे अभी बात की अपन ने कि इनके सह कामगार की बात की थी, यानी इनके बीच, यानी कि यदि ए किससे बात कर रहा है, बी से बात कर रहा है, सी किससे बात कर रहा है, सी डी से बात कर रहा है, तो ये कैसा समन्वय कहलाएगा। ये क्षैतिज या समतल अपन कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ये कैसा है, क्षैतिज या समन्वय के रूप में बात करेंगे अपन। राइट आंसर क्या होगा अपना, ए राइट आंसर होगा। कि प्रबंध के कार्यों की धुरी केंद्र बिंदु क्या होता है, भाई समन्वय प्रबंध के कार्यों की धुरी मानी जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे समन्वय स्थापित करने की तरीका नहीं माना जाता, किसे नहीं माना जाता, समन्वय का तरीका नहीं माना जाता। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, किसी भी संगठन में किसकी जो कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है उसको लागू करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, सबसे पहले भाई विभिन्न कार्यात्मक टीम, लाइजन स्टाफ, या फिर नियम या प्रतिक्रियाएं और लाइन प्रबंधन। सबसे ज्यादा जरूरी होता है नियम और प्रतिक्रियाएं जरूरी होती हैं। प्रक्रियाएं भाई आपको समन्वय स्थापित करना है। अब समन्वय स्थापित करने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे अभी अपन ने बात की फ्लो चार्ट होना चाहिए। भाई क्यों, कौन किसके माध्यम से बात करेगा। यदि अधीनस्थ हर बात किसको बता रहा है, उच्च प्रबंध को बता रहा है, क्या ऐसा संभव है, हो सकता है कि उच्च प्रबंध उपलब्ध रहे उसकी सूचना सुनने के लिए या उसका प्रतिवेदन लेने के, तो वो क्या करेगा, अपने से उच्च अधिकारी देगा। फिर क्या करेगा, वो अपने से उच्च अधिकारी, यानी कि अपन बात करें, यदि सीधी सी बात करें तो ये माना जा सकता है, ये एक चार्ट है जिसमें ए टॉप मैनेजमेंट में है, बी उसके नीचे है, उसके नीचे सी है और सबसे नीचे अगर डी है। ये दूसरा विभाग काम कर रहा है, के है, ये एल है और ये कौन, एम है। तो अब ये बात है, इसको यदि कोई भी सूचना रिपोर्ट देनी है किसको देगा, सी को रिपोर्ट देगा, और सी किसको देगा, सी किसको देगा, बी को देगा, और बी मान किसको देगा, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। ऐसे ही बात करें, यदि अपन बात करें एम, एन और के की बात करें, एम किसको रिपोर्ट करेगा, एल को करेगा, एल के को करेगा और ये इसको देगा। ऐसे ही क्या होते हैं, जब एक किसी को क्या देना है, लिखित सूचना देनी है या लिखित आदेश देना है या किसी की रिपोर्ट मांगनी है, तो वो सीधा डी से को रिपोर्ट थोड़ी मांगेगा, तो उसको क्या करना है, डी किससे मांगेगा, ए से मांगेगा। भाई बी, ए किससे मांगेगा, बी से रिपोर्ट मांगेगा, क्योंकि बी क्या है, मध्यम स्तर का क्या है, प्रबंधक है। अब मध्यम स्तर का प्रबंधक क्या करेगा, खुद के जो अधीनस्थ अधिकारी उससे करेगा, सी से करेगा, और सी क्या किसको करेगा, सुपरवाइजर को बोलेगा, आदेश देगा कि मुझे इतने दिनों में ये रिपोर्ट चाहिए। तो ये ऐसी प्रक्रिया है, तो इससे क्या होना चाहिए, ये एक नियम और प्रक्रियाओं को क्या करना जरूरी होता है, फॉलो करना जरूरी होता है। तो यहाँ इन्होंने क्या बात की कि समन्वय स्थापित करने के लिए, अब समन्वय किसके द्वारा हो सकता है, नियमों के द्वारा स्थापित हो सकता है, बिना नियमों के, यानी यदि संप्रेषण कैसा हो, यदि अनौपचारिक संप्रेषण की बात करें यहाँ पर, या फिर उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, जब जैसे कि अधिकारों और दायित्व की जहां बात आती है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में, तो वहां भी संभव नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात आती है कि जहां अधिकार दिए जा रहे हैं उसको दायित्व भी दिए जा रहे हैं, तो अधिकार और दायित्व के साथ क्या होता है, भाई नियम और प्रक्रियाओं का बनना जरूरी हो जाता है। जब कोई मैनेजर यानी कि प्रबंधक अपने अधीनस्थों को कई गतिविधियों को सामूहिक रूप से करके सौंपता है और वह विभाग के समन्वय को सर्वोपरि रखता है, तो इस प्रकार से समन्वय के जरिए संभव हो पाता है। क्या संभव हो पाता है, किसके द्वारा संभव हो पाता है, ये कितना बड़ा है, देखो सेंटेंस पढ़ो एक बार, कि कोई मैनेजर यानी कि प्रबंधक अपने अधीनस्थ को क्या दे रहा है, कोई गतिविधि को सामूहिक रूप से सौंपता है, यानी कि सामूहिक रूप से दे रहा है कि आपको 4 व्यक्ति मिलकर ये क्या करेगा, इस कार्य को संपन्न करना है। जब वह विभाग के समन्वय को किसको दे रहा है, विभाग को, जो डिपार्टमेंट का जो कार्य है, यानी कि ये एक क्या है, लागत विभाग है, और लागत विभाग में ये 4 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं,
ये 4 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ये 4 व्यक्ति हैं, और ये कौन सा विभाग है, उत्पादन विभाग है। विभाग के समन्वय को, और ये इसी विभाग के बीच जो इनका समन्वय है, किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, चाहे तो ये इसको सूचना देता हो, चाहे ये इसको सूचना देता हो, या इसको देता हो, या इसको देता हो, किसी को कोई भी सूचना दे रहा है, भाई ए किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है और डी को दे रहा है, ठीक है। ये इनमें कम्युनिकेशन है, इनमें जो कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है वो अलग है। ये किस प्रकार से करते हैं, ये इनका डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद जाने, सर्वोपरि, और इसी को सर्वोपरि मानता है। इस प्रकार का समन्वय किसके जरिए संभव हो सकता है, इसका यदि ऐसा की स्थिति में है तो क्या माना जाएगा, सुनियोजन या प्लानिंग की बात की जा सकती है, किसके माध्यम से, सुनियोजन के माध्यम से। तो राइट आंसर अपना होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संगठन में किस प्रबंधकीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता होती है, संगठन में किस प्रबंधकीय स्तर पर, बात कैसी की इन्होंने बात की है कि संगठन में किस स्तर पर समन्वय का होना जरूरी है। यदि अपन माना जाए कि यदि टॉप मैनेजमेंट और मध्य के बीच में ही यदि समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो क्या संभव हो सकता है कि वो कार्य सक्सेसफुल होगा, नहीं हो सकता। यदि मध्य स्तर और निम्न स्तर के बीच ही समन्वय है तो क्या संगठन सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि यदि टॉप मैनेजमेंट में भी आवश्यकता है और मध्य में भी आवश्यकता है, भाई उच्च प्रबंध में भी चाहिए अपने को कोऑर्डिनेशन, और मध्य में भी चाहिए, मध्य प्रबंध में भी होना चाहिए, और मध्य के बाद बात आती है निम्न स्तर का, निम्न स्तर पर भी क्या होना चाहिए, प्रबंध होना चाहिए। किसी बात की है, इनके बीच यदि कोऑर्डिनेशन होगा, समन्वय होगा, तो क्या होगा, कार्य समय पर होगा, और असफलता यानी कि जो न्यूनतम, सबसे बड़ी बात आती है, किसी भी कार्य को अपन करें तो किसके माध्यम से करें, न्यूनतम प्रयासों पर, कम से कम प्रयास पर अपन अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करें। तो कम से कम प्रयास पर कब हो सकता है, जब सभी विभागों के बीच क्या हो, सभी विभागों के बीच जब समन्वय हो, संप्रेषण हो, अनुशासन हो, ये सभी कार्य होंगे, तभी क्या हो सकता है, तभी संभव कार्य का संपन्न होना, यानी कि सुचारू रूप से चलना, कार्य का सफल होना, लक्ष्यों की उपलब्धि यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति कब सफल मतलब पॉसिबल हो सकती है, कब संभव है, तब यदि सभी विभागों में क्या हो, समन्वय की स्थिति में हो। तो अपन मानेंगे यहाँ पे क्या, कब हो, सभी स्तरों पर समन्वय का होना आवश्यक होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। संगठन परस्पर संबंधित तत्वों की प्रणाली है जिसमें प्रत्येक तत्व बारीकी से अन्य लोगों के साथ साथ संबंधित है, इसलिए उन्हें साथ साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह समन्वय के किस सिद्धांत पर होता है, भाई समन्वय के जो सिद्धांत हैं उन्होंने, जैसे कि अपन ने बात करी, सबसे पहले प्रारंभिक कार्य किया जाए, निरंतरता होनी चाहिए, उनमें रिपोर्टिंग का काम हो, तो वैसे ही अपना है कि सभी मिलकर जहां कार्य कर रहे हैं, तो ये कौन सा सिद्धांत है, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, यानी कि एक दूसरों के बीच क्या हो, पारस्परिक संबंधों का, इनके अधीनस्थ और अधिकारियों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, पारस्परिक संबंध होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा अपना ए। जब कर्मचारियों को उनके कार्य और उपलब्ध संसाधनों को समन्वित किया जाता है तब उनका उत्पादन बढ़ता है, और यह क्या है, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। भाई जब कर्मचारी, ध्यान से देखो एक बार से इस क्वेश्चन को, कि कर्मचारियों को उनके कार्य तथा उपलब्ध संसाधन, भाई उनको जो कार्य दिया गया है, साथ में जो उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध संसाधनों को समन्वित किया जाता है, उनमें कोऑर्डिनेट किया गया, तब उनका उत्पादन बढ़ जाता है। यानी कि जब कर्मचारियों में, यानी कि जब मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों के बीच क्या है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। कब, कैसे होगा, भाई जब उत्पादन की लागत कब कम होगी, जब भौतिक संसाधन और मानवीय जो संसाधन उनके बीच अच्छा समन्वय हो। भाई जैसे कि अपन को जब बात करनी है, एक मशीन पर कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 4 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहां उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है। अब जैसे कि वहां पे कितने की आवश्यकता है, वहां पे 6 व्यक्तियों की आवश्यकता है, और 6 व्यक्ति लगाने से क्या होगा, उत्पादन बढ़ गया। तो इससे क्या है कि जो लक्ष्य थे, जो संगठन के जो निर्धारित उद्देश्य है, उनको प्राप्ति करने में सहायता मिलेगी। भाई कम से कम क्या, एक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, और अधिकतम उत्पादन कब संभव हो सकता है, जब भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों के बीच समन्वय हो। तो अपना पहला ऑप्शन क्या है कि संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करना, बिल्कुल सही है। संगठन के व्यक्तिगत विकास में मदद करना, नहीं। संगठन की उत्तरजीविता में मदद करना, यह भी नहीं हो सकता। उत्तरजीविता में मदद करना संगठन प्रबंधन के सभी स्तरों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद करता है। तो अपना जो राइट आंसर होगा इन तीनों ऑप्शनों में से, 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कि संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। कौन समन्वय करता है, कौन सी एक समन्वय की तकनीकी है, भाई कौन सी है,
संस्था की प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं है समन्वय की तकनीकी। कोऑर्डिनेशन, अबे संस्था की प्रतिष्ठा से कोऑर्डिनेशन का क्या लेना देना है? कोऑर्डिनेशन कब होगा? जब समूह कार्य की भावना उत्पन्न हो। भाई किसमें? जो कर्मचारी जो अधीनस्थ है उनके बीच क्या हो? समूह की भावना हो, समूह में कार्य करने की भावना हो, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा। और कोऑर्डिनेशन होगा तो लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता ये हो सकता है। और सामान्य नामांकन, तो यहाँ पे जो मुख्य जो अपना माना जाएगा इन सभी ऑप्शनों में से तुलनात्मक रूप से स्वैच्छिक समूह कार्य क्षमता राइट आंसर माना जाएगा। समन्वय प्रबंध का सार है, किसने कहा था? कुंज ओडोनेल ने कहा था प्रबंध समन्वय का सार होता है। के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार है। ये 2 बार आ गया, ये चौथी बार अपने को देखने को मिल रहा है, यानी कि ये 4 बार एग्जाम में आया हुआ है। बात करें अपन, समन्वय पद श्रृंखला के निम्न स्तर पर कार्य करता है। समन्वय जो पद श्रृंखला के भिन्न स्तरों पर, यानी कि भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य करता है, भिन्न स्तरों पर कार्य करता है। समन्वय कैसे करता है? लंबवत रूप से करता है। कैसे रूप करता है? लंबवत रूप से कार्य करता है समन्वय पद श्रृंखला। अब पद श्रृंखला में अपन बात कर रहे थे, पद श्रृंखला का मतलब यह होगा जो डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था, यानी कि इन्होंने क्या बताया था? ये बनाया था, ये डायग्राम बनाया था, ये पद श्रृंखला है। पद सोपान की जो श्रृंखला सिद्धांत का ये जो डायग्राम है, इसके अनुसार क्या है? लंबवत की बात कर रहा है। इनमें से किसके अनुसार समन्वय प्रबंध की पृथक क्रिया नहीं है, बल्कि प्रबंध स्तर का एक अंश माना जाता है? किसने कहा था? भाई कुंज ओडोनेल ने कहा था। ये भी किसकी परिभाषा थी? कुंज ओडोनेल की परिभाषा थी। यानी कि इन्होंने क्या माना था कि समन्वय प्रबंध की पृथक क्रिया नहीं है, बल्कि क्या है? प्रबंध का अंश है। इन्होंने एक और कहा था कि प्रबंध का सार है, समन्वय प्रबंध का सार है या आधार है। किसने कहा था? कुंज ओडोनेल ने। और अंश भी किसने माना था? अंश भी कुंज ओडोनेल के द्वारा माना गया था। अगला क्वेश्चन अपना कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बनाए रखना क्या कहलाता है? भाई क्या कहलाएगा? समन्वय बनाएगा। यानी कि विभिन्न जो क्रियाएं हैं, चाहे तो वो भौतिक क्रिया है या मानवीय क्रिया है, उनके बीच यदि समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो उनको तालमेल बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? अपने पास समन्वय का होना जरूरी होता है। समन्वय क्या है? समन्वय है भाई प्रबंध का सार है। पहला जो ऑप्शन अपना, पहला ऑप्शन क्या है? कि प्रबंध का सार है। दूसरा क्या है? कि प्रबंध का हिस्सा है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा, क्या था? प्रबंध का अंश भी कह सकते हैं, प्रबंध का हिस्सा या अंश कहा जा सकता है। और प्रबंध का पृथक कार्य। तो अपने पास क्या ऑप्शन है? अपने पास ए और बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध का सार भी है और प्रबंध का अंश भी है, हिस्सा भी। किसने कहा था? कुंज ओडोनेल ने। अभी दोनों परिभाषाएं पढ़ी। इसके मतलब प्रबंध का से संबंधित कम से कम अपने 6 क्वेश्चन आगे। ये सभी वो क्वेश्चन है जो पिछले लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए, कहीं ना कहीं कोई से भी एग्जाम में जहां पे अनुशासन का ये कोऑर्डिनेशन का टॉपिक था, वहां ये 5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से बने थे। कितने इजी थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यदि प्रबंध के कार्यों किसी माला के पुष्प हैं, यदि अपन क्या मान रहे हैं कि प्रबंध किसी कार्य के माला का यदि फूल है, कितना कितना महत्वपूर्णता दी गई है इसमें कथन को देखो कैसे समझाया गया है कि एक माला है और माला का सबसे मुख्य अंश क्या है? धागा है। धागे के बाद क्या बात आती है? भाई किस पे टिकी हुई है? भाई फूल किस पे टिके हुए हैं? फूल उस धागे पे टिके हुए हैं। तो क्या है कि माला के पुष्प हैं, तो उनके एकता में बांधने का सूत्र क्या है? भाई धागा कौन है? जैसे अभी अपन ने बताया कि प्रबंध का सार क्या है? प्रबंध का सार क्या है? समन्वय। तो यहां जो धागे का जो काम कर रहा है, किसी भी माला में यदि पुष्प है तो पुष्प किस पे टिका हुआ है? पुष्प टिका हुआ है धागे पे। तो यहां धागा किसका माना है? धागा माना है ऑप्शन सी, समन्वय, कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, तो यानी कि यहां पे इस कथन के द्वारा इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। जैसा कि कुंज ओडोनेल ने बार बार इस चीज पे जारी किया है कि प्रबंध कुछ नहीं है किसके बिना? कोऑर्डिनेशन के बिना। इसका अंश है, इसका हिस्सा है, प्रबंध का सार है, इसका आधार है। सब किसे माना गया है? कोऑर्डिनेशन को माना गया है मैनेजमेंट में। अगला अपना क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऊर्ध्वाधर समन्वय का एक पैमाना है जिसे प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को ठीक नीचे के स्तर को हस्तांतरित करना शामिल होता है? क्या होता है? भाई नियमनिष्ठा नहीं है। नियमनिष्ठा आंसर गलत है। प्राधिकार का केंद्रीकरण बिल्कुल नहीं आएगा, विकेंद्रीकरण भी नहीं आएगा।
तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जहां पे किसकी बात की जाती है भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर की बात आती है, अथॉरिटी की, जहां अधिकार दिए जा रहे हैं वहां उत्तरदायित्व भी दिए जाने चाहिए। इसकी बात किसके माध्यम से की जाती है, समन्वय के, क्योंकि समन्वय कब होगा, जब किसी व्यक्ति को अधिकार दिए जा रहे हैं, जब उसको अथॉरिटी दी जा रही है, तो उसके साथ साथ में क्या होता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का होना जरूरी। तो ये क्या कहलाता है, शक्तियों का प्रतिनिधित्व कहलाता है। शक्तियों का प्रतिनिधित्व क्या है, जब अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों चीजें साथ में दी जाए तो शक्तियों का रिप्रेजेंटेशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर की बात आती है। निम्न में से किसके द्वारा अनुशासन यदि कार्य विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता तो समन्वय आवश्यक हो जाता है। किसने कहा था, कुंजो डोनेल ने कहा था, उर्विक ने कहा था, न्यूमैन ने कहा था। लगभग चीजें आपने, जैसे अपन क्या करते हैं, कुंजो डोनेल कर देते हैं, लेकिन बात यहाँ आती है लूथर गुलिक ने भी कुछ कहा था। लूथर गुलिक की बात करें तो जो पोस्ट क्रोप की जो अवधारणा थी, जो पोस्ट क्रोप कंसेप्ट है, वो किसके द्वारा दिया गया था, लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। तो ये प्रबंध मैनेजमेंट की बात है, लेकिन अपन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन के बारे में कहा कि किसके अनुसार यदि विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता, यानी क्या कहा कि कार्य विभाजन के बिना क्या नहीं चल सकता, कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। कार्य विभाजन की जहां बात आती है कि योग्यता के अनुसार उस व्यक्ति को उसकी इच्छा और योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार, योग्यता, रुचि और इच्छा की बात आती है। यदि आपको बिना रुचि के कोई कार्य दे दिया जाए या फिर आपकी कोई योग्यता नहीं है उसके अनुसार कार्य, क्या वो कार्य सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने लूथर गुलिक ने कहा था कि जब कार्य विभाजन के बिना कार्य संपन्न नहीं हो सकता तो समन्वय आवश्यक हो जाता है। क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। यदि दूसरे व्यक्ति में वो योग्यता है उस कार्य को संपन्न करने की, तो वो व्यक्ति उस कार्य को संपन्न कर सकता है। अब ये किसके माध्यम से हो सकता है, ये समन्वय के माध्यम हो सकता है कि उसके ऊपर का अधिकारी यानी कि उच्च अधिकारी या फिर निम्न अधिकारी उस कार्य को आसानी से संपन्न या उसको आसान बना सकता है और उसको क्या कर सकता है, संचालन कर सकता है। तो ये कथन किसका था, ये कथन था लूथर गुलिक का कथन था। अगला क्वेश्चन देखें अपन कि निम्न में से किसके द्वारा संगठन का उद्देश्य समन्वय करना ही है। किसका कथन था ये कथन किसका था, उर्विक का कथन था। किसने कहा था, उर्विक ने कहा था। क्या कहा था कि किसके द्वारा संगठन का उद्देश्य समन्वय करना ही है। एक संगठन का उद्देश्य क्या है, समन्वय करना। भाई सबसे पहले क्या, जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस में अपन जाते हैं तो वहां सबसे पहले देखते हैं कि प्लानिंग की बात आती है। प्लानिंग के बाद किसकी बात आती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या, सबसे पहले किसी कार्य के संबंध में प्लान बनाया जाता है, उस कार्य को संपन्न किस प्रकार से करना है। उसके बाद उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो संसाधन चाहिए अपने को, उनको क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है। और उस कार्य को, उन जो संसाधन है, चाहे तो मानवीय संसाधन हो या फिर भौतिक संसाधन हो, मानवीय और भौतिक संसाधन में यदि समन्वय नहीं है तो वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज हो जाती है वो हो जाती है, क्या हो जाती है, समन्वय। किसी भी कार्य संचालन के लिए क्या होना आवश्यक है, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वय को होना चाहिए। ये किसने कहा था, लूथर गुलिक के द्वारा। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी संगठन को यदि जीवित रखने के लिए समन्वय आवश्यक है तो ये कथन किसका था, ये कथन था चेस्टर बर्नार्ड का कथन था। ये भाई किसी भी यदि संगठन को यदि जीवित रखना है तो समन्वय का होना आवश्यक माना जाता है। कौन सा मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, भाई प्रारंभिक अवस्था से ही समन्वय होना चाहिए, यानी कि आरंभिक अवस्था से, प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत और पारस्परिक से। ये तीनों सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे, मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा दिए गए थे। तो राइट आंसर अपना होगा डी। प्रत्येक व्यक्ति यदि केवल स्वयं के अधिकार क्षेत्र के कर्तव्य को पूरा करके समन्वय का प्रयास करे तो यह समन्वय क्या कहलाता है, यानी कि यदि केवल स्वयं के अधिकार क्षेत्र की बात कर रहा है यहाँ पर, कर्तव्य को पूरा करे तो समन्वय का प्रयास करे तो यह कैसा होगा, कार्यविधि। कैसा होगा, समन्वय। यह समन्वय कौन सा हो जाएगा भाई, ना तो लंबवत है ना क्षैतिज है, कार्यविधि है। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत समन्वय की बात कर रहा है। तो कैसा है कि अपने अधिकारों, अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है, तो ये कार्यविधि कहलाएगा, यानी कि प्रोसेस की बात की जाती है। एक संस्था, सरकार, समाज और देश से समन्वय क्या कहलाएगा, बाह्य समन्वय। आंतरिक समन्वय, यदि आंतरिक समन्वय और बाह्य समन्वय, यदि आंतरिक संप्रेषण और बाह्य संप्रेषण की बात की थी, वैसे कोऑर्डिनेशन की बात आती है। तो क्या हो जाएगा, सरकार और निवेशक कैसे आएंगे, बाह्य में आते हैं। निम्न में से कौन सा समन्वय प्राप्ति का साधन है। समन्वय किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है भैया, प्रेरणा के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा भी किया। यानी प्रलोभन में अपन क्या करेंगे, प्रलोभन में जैसे कि उसका आपने यदि 1000 यूनिट का उत्पादन किया तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, ये क्या कहलाएगा, प्रलोभन कहलाएगा। प्रेरणा क्या हो जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा। आदेश श्रृंखला के माध्यम से भी किया जा सकता है, निरीक्षण के माध्यम से भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है। अब बात आती है, राइट आंसर अपना जाएगा डी, सभी ऑप्शन सही है। समन्वय से आशय किसी संगठन की सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना है। भाई ये क्या कह रहा है, समन्वय की परिभाषा क्या दी इन्होंने कि संगठन के सभी क्रियाओं में,
यानी कि जो क्रियाएं मानवीय क्रियाएं हो या भौतिक क्रियाएं हो, सभी में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, ताकि उन कार्य सुविधाजनक ढंग से चलता रहे। यह कथन किसने दिया था, हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। कुंज ओडेलेन ने क्या कहा था, प्रबंध का सार है। हैमन ने क्या कहा था, इसकी परिभाषा नहीं दी, डर करने में नहीं दी, सिर्फ कुंज ओडेलेन ने दिया था। तो हेनरी क्या है, हेनरी फ्योल के द्वारा क्या कहा गया था कि सभी क्रियाओं में सामंजस्य का होना जरूरी है। लुइस एलन के अनुसार समन्वय के तत्वों में शामिल है, क्या शामिल है, संतुलन भी शामिल है, एकीकरण भी शामिल है और समयबद्धता भी। तो राइट आंसर अपना उपयुक्त सभी माना जाएगा। आगे बात करें कि विभागीय अध्यक्ष, पर्यवेक्षकों और सह कामगारों के मध्य समन्वय क्या कहलाता है। भाई सह कामगार जहां पे आ जाए ना, वहां पर क्या करना है, समतल या क्षैतिज की बात आती है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ए, राइट आंसर होगा, क्योंकि लंबवत किसके बीच किया जाता है, लंबवत या प्रबंध किसके बीच, लंबवत किया जाता है, अधिकारी और अधीनस्थों के बीच किया जाता है। प्रबंधन के रूप में समन्वय, ऑप्शन ही सही नहीं है, स्टाफ समन्वयन के रूप में। तो जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। जब सह कामगारों की जहां बात आती है, समन्वय प्रबंध का सार है, यह कथन किसका है, फिर बात आती है कुंज ओडेनेल का। अगला क्वेश्चन अपना, विभागों की गतिविधियों की एकात्मकता की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एकात्मकता की बात है, एकरूपता की जहां बात आती है, तो एकरूपता किसमें होती है, समन्वय में होती है। यानी समन्वय में क्या होता है कि सभी जो लक्ष्य हैं, व्यक्तिगत लक्ष्य को भूलकर सामूहिक लक्ष्यों की ओर ध्यान दिया जाता है। तो सामूहिक लक्ष्यों की जब ध्यान दिया जाएगा, तो हर क्रिया में, यानी भौतिक क्रिया हो या मानवीय क्रिया हो, उसमें क्या होगी, एकात्मकता या एकरूपता होती है। तो ये कार्य किसमें होता है, कोऑर्डिनेशन में होगा। समन्वय में शामिल होता है, क्या होता है भाई, उद्देश्यों की एकता होती है। क्या अभी मैंने बताया कि सामूहिक उद्देश्यों की ओर ध्यान दिया जाता है, व्यक्तिगत उद्देश्यों को छोड़ के। तो ये अपना, तो आज की जो मैराथन क्लास थी, उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और जो आपको अभी आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल अभी जो केसीसी के द्वारा एक नई यूनिट के जो कंपटीशन के रूप में आएगी, आपको कंपटीशन की क्लासेज के रूप में, तो वो है समष्टि क्लासेज और कॉमर्स, कपिल कॉमर्स क्लासेज, दोनों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।